है गाइस। तो इस लेक्चर में हम ट्रांसफार्मर पे एमसीक्यू करेंगे और ये लेक्चर जो होगा 2-3 पार्ट में डिवाइड होगा ट्रांसफार्मर के लिए। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो ए जेई लेवल की, तो ये जो सेशन होगा आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप अगर आरआरबी जेई या पीजीसीआईएल या किसी भी जेई लेवल का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टैपिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर प्रोवाइडेड। तो टैपिंग जो होता है ट्रांसफार्मर में किधर प्रोवाइड की जाती है? तो ऑप्शन ए है एट द पेज एंड ऑफ द एलवी साइड, ऑप्शन बी है एट द पेज एंड ऑफ द एचवी साइड, एंड ऑप्शन सी है एट द न्यूट्रल साइड ऑफ द एचवी साइड, एंड डी है एट द मिडिल ऑफ द एचवी साइड। तो देखिए बेसिकली जो ट्रांसफार्मर में टैपिंग प्रोवाइड की जाती है इन जनरल एचवी साइड में प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड में जो आपका करंट होता है वो कम होता है। तो इसलिए जब आप कम करंट को मैनेज करना है तो वो ईज़िली क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, क्योंकि जब आप टैप चेंजर को चेंज करोगे तो स्पार्किंग कम होगी। दैट्स वाई क्या होता है कि जो टैपिंग की जाती है वो एचवी साइड पे की जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि उसको फेज इन पे करते हैं या मिडिल पे। तो जो टैपिंग की जाती है वो मिडिल इन पे की जाती है, सो दैट जो मैग्नेटिक सिमेट्री हो वो बनी रहे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो, टैपिंग कैन बी प्रोवाइडेड एट द फेज और न्यूट्रल इन, कहीं भी कर सकते हैं, बट टू मेंटेन मैग्नेटिक सिमेट्री टैपिंग इज प्रिफर्ड एट द मिडिल ऑफ द वाइंडिंग। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये सपोज करिए, ये आपका ट्रांसफार्मर का एलवी साइड है और एचवी साइड है, ये आपका एचवी साइड है। तो एचवी साइड में जो आपके नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, तो यहाँ से हम बहुत सारे टैपिंग्स निकाल सकते हैं। इसका मतलब हम जो ये लोड कनेक्ट करेंगे टैपिंग से, हम बहुत सारे लोड को कनेक्ट कर सकते हैं एट डिफरेंट वोल्टेज लेवल पे। तो इससे फ़ायदा एक तो ये हो गया कि अगर हम एचवी साइड में टैपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो लो करंट को हमें हैंडल करना है, जो कि ईजी होगा। और नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे एचवी साइड में ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा वेरिएशन कर सकते हैं वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। कहने का मतलब है कि जिस तरह के वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फायदे हैं। और मेन जो रीज़न है कि टैपिंग इन जनरल हम मिडिल में ही क्यों प्रोवाइड करते हैं, सो दैट मैग्नेटिक सिमेट्री बनी रहे। कहने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक सिमेट्री, कहने का मतलब है कि जो ये अगर मैं मिडिल में टैपिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ तो जो एमएमएफ प्रोड्यूस होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा, मतलब कोई भी आपके वाइंडिंग में डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होगा। तो वही यहाँ पे देखो लिखा है कि जनरली टैपिंग हम एचवी साइड में प्रोवाइड करते हैं और एचवी साइड में करंट लो होता है। इसको भी मैं समझा दे रहा हूँ। देखो, जैसे सपोज करिए हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर है और इस ट्रांसफार्मर की रेटिंग सपोज करिए कि 100 केवीए है। ठीक है, 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है और ये आपका जो ट्रांसफार्मर है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। सपोज करो 400 बाई 200 वोल्ट। तो मैं ये कहूँ कि इस साइड में ये आपका एचवी साइड हो गया, क्योंकि ये 400 वोल्ट है, और एलवी साइड आपका 200 वोल्ट है, तो ये आपका एलवी साइड है। तो एचवी साइड में कितनी रेटेड करंट फ्लो होगी? तो एचवी साइड में देख लो, केवीए कितना है, 100 × 10⁻³ और 400 का वोल्टेज है। तो देखो, दो जीरो से दो जीरो कटेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1000/4। तो यहाँ से आ जाएगा 4×8, 4×5 = 20, 250 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। अगर यहीं पे अगर बात करें एलवी साइड में कितनी रेटेड करंट फ्लो होगी, तो यहाँ से देख लो 100 × 10⁻³ वीए हो गया, और इसका वोल्टेज ले लो 200, तो ये देखो इससे ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1000/2। तो यहाँ पे आ रही है करंट, जो आ रही है आपकी 500 एम्पियर आ रही है। इसका मतलब देखो, एलवी साइड में करंट ज़्यादा है और एचवी साइड में देखो 250 एम्पियर करंट है। तो इसका मतलब एचवी साइड में 250 एम्पियर करंट है। इसका मतलब एचवी साइड में जो करंट को हैंडल करना हमें कम करना है। इसलिए हमको अगर कम करंट को हैंडल करना इजी होगा ना, एज कम्पेयर टू द हाई करंट। ठीक है, दैट्स वाई जो टैपिंग प्रोवाइड की जाती है एचवी साइड में प्रोवाइड की जाती है और मिडिल में प्रोवाइड की जाती है, सो दैट मैग्नेटिक सिमेट्री क्या रहे, बनी रहे। तो इसलिए इसका जो डी ऑप्शन होगा एट द मिडिल ऑफ द एचवी साइड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन द ट्रांसफार्मर। हम किसी भी ट्रांसफार्मर को हायर फ्लक्स डेंसिटी पे क्यों ही डिजाइन करते हैं, इसका रीजन क्या है? तो आपको पता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है, जो आपकी ट्रांसफार्मर होती है, ये एक कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है। मतलब हम क्या चाहते हैं, जो कोर में फ्लक्स फ्लो हो रहा है उसको हम कांस्टेंट मेंटेन करना चाहते हैं। तो ये कांस्टेंट फ्लक्स, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट पावर डिवाइस है, ये तो पता ही होगा। तो देखो, फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, बी इंटू एरिया, मतलब जो फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया होता है।
तो हमको क्या करना है, ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि जो एरिया होगा, एरिया इनटू फ्लक्स डेंसिटी, ये क्या होना चाहिए, इनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। दैट मीन्स फ्लक्स जो होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b। इसका मतलब ये हो गया कि हम b को जितना ज़्यादा रखेंगे उतना एरिया हमारा कम लगेगा। अगर एरिया जितना कम लगेगा, इसका मतलब एरिया इंटू लेंथ क्या होता है आपका, वॉल्यूम होता है। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो इसका मतलब वॉल्यूम कम लगेगा। अगर वॉल्यूम कम लग रहा है दैट मीन्स वेट जो होगा ट्रांसफार्मर का घट जाएगा, और इससे आपकी, अगर वेट घटने का मतलब है कि आपकी कॉस्ट भी घट जाएगी, है ना, कॉस्ट भी आपकी घट जाएगी। तो इसलिए ये आपका क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा वेट पर केवीए, है ना। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यही हो गया कि द यूज ऑफ द हाई फ्लक्स डेंसिटी इन द ट्रांसफार्मर डिजाइन टू रिड्यूस द वेट पर केवीए, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है कि ये रिलेशन बनाया गया है कि जो बी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है, तो जितना ज्यादा आप बी को रखोगे तो एरिया उतना कम लगेगा, इसलिए वेट आपका ट्रांसफार्मर का कम लगेगा। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफार्मर कोर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस। तो जनरली हम ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसमें हम लेमिनेशन प्रोवाइड करते हैं, और ये एक जनरल क्वेश्चन है। तो लेमिनेशन बेसिकली क्यों किया जाता है, टू रिड्यूस द टू रिड्यूस द एडी करेंट लॉस, एडी करेंट लॉस। ठीक है, एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम ट्रांसफार्मर को लैमिनेट करते हैं। तो देखो बेसिकली ये एक हमारा कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है। तो देखो ये जो एक एक मतलब ये एक सॉलिड कोर नहीं होता है, ये पतली पतली सीट्स होती हैं। इस पतली पतली सीट्स को देखिए, ये एक सिंगल कोर लैमिनेटेड सीट है। तो ये जो पतली सीट होती है इसको लैमिनेशन बोलते हैं, और इन लैमिनेशन के बीच में हम इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, सो दैट जो आपकी एडी करंट है वो एक लैमिनेशन से दूसरे लैमिनेशन में फ्लो ना कर सके। तो देखो ये एक आपकी शीट है, ये एक आपकी लेमिनेटेड शीट है, और इनके बीच में हम क्या करते हैं, ये देखो ये वाला जो गैप है इसमें इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके बाद से लेमिनेशन। कहने का मतलब है कि दो लेमिनेशन के बीच में क्या होता है, इंसुलेशन होता है। कहने का मतलब ये अगर एक शीट है तो इनके बीच में क्या होगा, इंसुलेशन होगा, फिर आपका लेमिनेटेड शीट को ऐसे क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं। तो उससे क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर का कोर तैयार होता है। तो इन जनरली हम जो लैमिनेशन प्रोवाइड करते हैं टू रिड्यूस द एडी करेंट लॉस, तो एडी करेंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, लैमिनेशन करते हैं। अच्छा, हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस करना है तो हमें क्या करना होगा, देखिए बेसिकली जो जो ऐसा हम, अब जो कोर हमको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का अगर हम लेते हैं तो उससे हमारा हिस्टैरिसीस लॉस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उसका जो हिस्टैरिसीस लूप होता है, वो हिस्टैरिसीस लूप का जो एरिया होता है वो बहुत ही पतला होता है। अगर जैसे सपोज करिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, देखो अगर जैसे मान लो एक ये मैं हिस्टैरिसीस लूप किसी भी एक पर्टिकुलर मटेरियल का मैं बनाऊं, और दूसरा हिस्टैरिसीस लूप जिसकी परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, एक ये हिस्टैरिसीस लूप, तो ये जो बी और एच के बीच में प्लॉट किया जाता है हिस्टैरिसीस लूप, तो ये जो हिस्टैरिसीस लूप है इसकी परमिएबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा है और इसकी परमिएबिलिटी सबसे कम है, तो इसका जो हिस्टैरिसीस लूप का एरिया है वो सबसे कम है। तो इन जनरल, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द हिस्टैरिसीस लॉस, हम क्या करते हैं, CRGO स्टील का यूज करते हैं, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड शीट स्टील का यूज करते हैं। तो जनरली अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस करने के लिए कौन सा मटेरियल, कोर मटेरियल यूज किया जाता है, तो वो होता है आपका CRGO स्टील, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड शीट स्टील। ओके, तो ये सारी बातों को आपको ध्यान पे रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विच इज द अरेंजमेंट ऑफ वाइंडिंग इन ए कोर टाइप सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो किस तरीके का जो वाइंडिंग अरेंजमेंट होता है वो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में हम यूज करते हैं। तो देखो इन जनरल जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसको अगर रिप्रेजेंट करने का तरीका दिखाएं, तो इन जनरल आप लोग बुक्स में देखते होंगे कि जो कोर टाइप का ट्रांसफार्मर होता है उसको अपन ऐसे दिखाते हैं कि यहाँ पे एक लिंब पे एक लिंब पे N1 टर्न्स दिखा दिया, और दूसरे लिंब पे N2 टर्न्स दिखा दिया। और सपोज करो ये अगर HV साइड है और ये LV साइड है,
तो मतलब ये एच वी साइड के टर्न्स हो गए और ये एल वी साइड के टर्न्स हो गए। बट इन प्रैक्टिस ऐसा नहीं होता है। इसमें कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में जो N/2 टर्न्स है, N/2 टर्न्स, ठीक है, अगर एच वी का है, ये एच वी का N/2 टर्न्स एक लिंब पे दिखाते हैं और इसका बाकी का आधा टर्न्स जो होता है दूसरे लिंब पे दिखाते हैं। उसी तरीके से जो अगर ये एल बी साइड है तो N/2 टर्न्स एक लिंब पे दिखाते हैं और बाकी का N/2 टर्न्स दूसरे लिंब पे दिखाते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पे अगर ये सपोज करो ये एच वी साइड का वाइंडिंग है, तो देखो आधा जो टर्न्स है यहाँ पे देखो N/2 टर्न्स, मतलब एच वी का NHV/2 इधर दिखा दिया और बाकी का आधा जो टर्न्स है दूसरे वाले लिंब पे दिखा दिया, और यहाँ से आपकी सप्लाई कनेक्ट होती है यहाँ से। तो ये NHV/2 आधा आधा टर्न्स अलग अलग लिंब पे दिखाते हैं। उसी तरीके से अगर LV साइड का जो आधा टर्न्स होता है एक लिंब पे दिखाएंगे, यहाँ पे देखो एक लिंब पे दिखाया है, ठीक है, और बाकी का जो आधा टर्न्स है यहाँ से देखो यहाँ पे ऐसे गया फिर ऐसे, तो ये NLV/2 और ये NLV/2, मतलब LV का आधा टर्न्स एक लिंब पे और आधा टर्न्स दूसरे लिंब पे। तो ऐसा वाइंडिंग अरेंजमेंट होता है। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया है कि जो LV वाला टर्न्स है उसको आधा इधर दिखाते हैं और आधा उसके ऊपर HV लगाते हैं। देखो कहने का मतलब ये है ना कि जो एलवी का टर्न्स होता है वो कोर के पास में लगाते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि कोर के पास में लगाने से लो वोल्टेज है, और जो इंसुलेशन होता है ना, इंसुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो जितना वोल्टेज कम होगा उतना पतला हम इंसुलेशन लगाएंगे। दैट्स वाई जो एलवी का जो वाइंडिंग लगाया जाता है उसको हम कोर के पास लगाते हैं, सो दैट इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट कम से कम पड़े। ठीक है, उसके देखो तो पहले क्या होता है ना, जैसे मान लो ये आपका कोर है तो कोर के पहले हम एक इंसुलेशन लगाया, उसके बाद से एलवी वाइंडिंग लगाई, फिर उसके बाद से एलवी वाइंडिंग के ऊपर एक इंसुलेशन पतला सा इंसुलेशन लगाएंगे, फिर एचवी वाइंडिंग का इंसुलेशन लगाएंगे। तो ओवरऑल इंसुलेशन कॉस्ट भी आपका कम हो जाता है। और दूसरा रीजन ये है कि एलवी वाइंडिंग को हम कोर के पास रखने से इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट भी कम हुई, प्लस आपका लीकेज फ्लक्स भी आपका क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हाफ ऑफ द एलवी इनसाइड एंड हाफ ऑफ एचवी आउटसाइड ऑन ईच कोर ऑफ द लिम्ब इसका करेक्ट आंसर होगा। और एलवी साइड को कोर के पास क्यों रखते हैं, तो इससे दो एडवांटेज है। पहले तो आपका इंसुलेशन इंसुलेशन रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो गई, रिक्वायरमेंट आपकी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। और दूसरा लीकेज फ्लक्स, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, लीकेज फ्लक्स भी आपका यहाँ पे रिड्यूस हो गया। ठीक है, लीकेज फ्लक्स भी आपका इससे रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा है, ए 100 kVA ट्रांसफार्मर ऑपरेट एट 60 हर्ट्ज टू 40 वोल्ट सप्लाई, द सेम ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड एट 50 हर्ट्ज टू 100 सप्लाई, द न्यू रेटिंग इज। तो देखो आपसे केवीए रेटिंग पूछ रहा है, तो एक ट्रांसफार्मर है, एक आपका ट्रांसफार्मर है जिसकी केवीए रेटिंग दी है आपकी 100 केवीए, केवीए रेटिंग आपकी 100 केवीए दे रखी है। तो कह रहा है कि जब वो 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहा है, ये केस वन हो गया। ठीक है, केस टू में केस टू में बोल रहा है कि जब वो 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहा है तो इसकी केवीए रेटिंग क्या होगी, न्यू केवीए रेटिंग क्या होगी। तो एक चीज यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अगर मैं वी वाई एफ रेशियो लगाऊं, तो ये देखो वी वाई एफ कितना हो जाएगा, 240 बटे ये 60 है। ठीक है, 200 यहाँ पे देखो 60 दिया है, तो ये 60 हो गया, तो इसका रेशियो आएगा 4। और यहाँ से भी वी वाई एफ रेशियो केस टू में भी लगाओ तो 200/50 होगा, तो ये भी 4 आएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन से ये ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि हमारा जो वी वाई एफ रेशियो है कांस्टेंट है। और देखो जो वोल्टेज का फार्मूला होता है वो होता है √2 पाई एफ पाई एम इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर यहाँ से वी बाई एफ ऐसे लिखें तो इसको लिख सकते हैं √2 पाई φm इंटू एन। तो यहाँ पे वी वाई एफ आपका इन दोनों केस में आपका कांस्टेंट है, ये पैरामीटर क्या आपका कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर वी वाई एफ कांस्टेंट है तो यहाँ पे देखो √2 पाई और नंबर ऑफ टर्न्स आपके कांस्टेंट है, दैट मीन्स आपका जो फ्लक्स होगा वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस डेटा से हमको ये पता चल गया कि अगर आपका वी वाई एफ रेशियो कांस्टेंट है तो आपका फ्लक्स रहने वाला है कांस्टेंट। और देखो जो केवीए होता है, केवीए को कैसे लिखते हैं, वोल्टेज इनटू करंट। तो देखो जो वोल्टेज होगा अगर वी वाई एफ कांस्टेंट ही है
तो V, अगर V बाई एफ को कोई कांस्टेंट से ऐसे रिप्रेजेंट के से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो V को क्या लिखोगे, V बराबर के इंटू एफ लिखोगे। दैट मीन्स जो वोल्टेज होगा वो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा ये फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन में हो गया। अब देखो यहाँ पे करंट की बात आती है, तो करंट को कैसे देखेंगे, तो देखो जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स जो होता है वो होता है एमएमएफ एन इंटू आई बाई रिलक्टेंस, ये होता है। तो देखो नंबर ऑफ टर्न्स और ट्रांसफार्मर का जो रिलक्टेंस है वो कांस्टेंट है, होता है, ठीक है, हमेशा ये कांस्टेंट है। एक बार ट्रांसफार्मर तुमने डिजाइन कर लिया तो नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट होगा, और ट्रांसफार्मर का एक बार को आपने डिजाइन कर लिया तो उसका रिलक्टेंस भी आपका कांस्टेंट होगा। तो एन और आर तो आपके कांस्टेंट है, और इस डेटा से आपको पता चल गया कि आपका फ्लक्स भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, एन आर कांस्टेंट है, तो इसलिए आपका आई भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस पैरामीटर से ये पता चल गया कि आपका आई ये क्या है, कांस्टेंट है, ये भी आपका कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ से इस डेटा से ये पता चल गया कि जो केवी होगा वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन में होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं केवीए 2 बाई केवीए 1 बराबर F2 बाई F1। तो यहाँ से हम न्यू रेटिंग निकाल लेंगे, केवीए 2 बराबर F2 बाई F1 इंटू के वी ए 1। तो देखो दूसरे केस में फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज, और पहले केस में 60 दे रखी है। तो ये हो जाएगा 50/60 इंटू 100। तो देखो यहाँ से 500/6, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 500 को 6 से, 6×8 = 48 होगा, 2 0, 6×3 = 18, 2 दशमलव बढ़ा के 0, तो ये 6×3 = 18, तो लगभग 83.33 केवीए आएगा न्यू रेटिंग। तो ट्रांसफार्मर की जो न्यू रेटिंग आएगी वो कितनी आएगी, 83.33 केवीए, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखो बताने का पर्पज ये है कि एक एक चीज आपको समझ में आया कि कैसे करंट आपका कांस्टेंट हुआ, नहीं तो जस्ट अब फार्मूला में आपको बता देता तो चीज़ें क्लियर नहीं होती। दैट्स वाई यहाँ पे आपको फुल्ली एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ट्रांसफार्मर कोर इज मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील हैज मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 1 टेस्ला। तो जो आपका सिलिकॉन स्टील की फ्लक्स डेंसिटी दे रखी है वो 1 टेस्ला दे रखी है। अब मान लो इसको मैं B1 बोल रहा हूँ, और जो दूसरा जो है CRGO स्टील की फ्लक्स डेंसिटी दे रखी है, कह रहा है कि इफ इट वाज कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड इट्स फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज टू 1.6 टेस्ला। तो दूसरे केस में जो फ्लक्स डेंसिटी दे रखी है 1.6 टेस्ला दे रखी है, मतलब जब आप CRGO स्टील यूज कर रहे हो तो फ्लक्स डेंसिटी बढ़ गई। अब और अभी आपको मैंने बताया कि फॉर द सेम फ्लक्स फाई बराबर आपका BA होता है, तो ये तो कांस्टेंट है। अगर फ्लक्स डेंसिटी आपकी बढ़ेगी तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द फ्लक्स कांस्टेंट, एरिया आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दैट मीन्स आपका जो ट्रांसफार्मर का वेट होगा कम हो जाएगा। इसका मतलब आप ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ सेविंग करोगे कोर का, है ना, कोर में, ठीक है। तो वही आपसे पूछ रहा कि कितना सेविंग होगा कोर साइज ऑफ एरिया ड्यू टू द कोल्ड रोल ग्रेन, मतलब आपने CRGO स्टील लगाया तो उससे कितना एरिया सेव होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो वही चीज यहाँ पे लगाओगे, फाई बराबर B × A। तो फ्लक्स हमको कांस्टेंट रखना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एरिया होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं A2/A1 बराबर B1/B2, ये लिख सकते हैं। देखो B1 की वैल्यू 1 है और B2 की वैल्यू 1.6 है, ऊपर नीचे मैं 10 का गुणा कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 10/16, 2×5 = 10, 2×8 = 16। इसका मतलब A2 बराबर 5/8 A1 आया। तो परसेंटेज सेविंग इन एरिया, एरिया में कितनी सेविंग होगी, A2 माइनस A1/A1 इंटू 100। यहाँ से हो जाएगा 5/8 A1 माइनस A1/A1 इंटू 100। यहाँ से आ जाएगा 5 - 8/8 इंटू 100, तो ये आ जाएगा -3/8 इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं, कैलसी से इसको कर ले रहा हूँ, 1 मिनट। 300/8 याद है 37.5% माइनस में। तो माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपका टोटल एरिया है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो माइनस साइन ये कर रहा है कि जो है सेविंग हो रही है, एरिया रिड्यूस होने का मतलब सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कितने परसेंट की सेविंग है, 37.5। तो नियर अबाउट आप डी ऑप्शन लगा सकते हो, तो इसका 38% सेविंग होगी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, टू वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर डिजाइंड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी एंड HV वाइंडिंग, सेकेंडरी एंड LV
और प्राइमरी एंड एलवी वाइंडिंग, ऑप्शन डी है एचवी एंड एलवी वाइंडिंग। तो देखिए जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो ऑलवेज डिजाइन किए जाते हैं एज ए एचवी एंड एलवी वाइंडिंग, क्योंकि जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है ये फिक्स नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि सपोज करिए मैं एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ले रहा हूँ, जैसे ये आपका एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, और इस पे सपोज करो मैंने ये वाइंडिंग लपेटी है जिसके N1 टर्न्स है, ठीक है, ये N1 टर्न्स है, और ये जो दूसरा साइड है इसके N2 टर्न्स हैं। तो जिस साइड पे तुम सप्लाई कनेक्ट करते हो, जैसे मान लो मैंने सप्लाई इस साइड पे कनेक्ट कर दी और इस साइड पे मैंने लोड कनेक्ट कर दिया, तो जिस साइड पे आप सप्लाई कनेक्ट करते हो वो जो साइड होता है ये प्राइमरी साइड कहलाता है, और जिस पे आप लोड कनेक्ट करते हो वो आपका सेकेंडरी साइड कहलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं एक और ट्रांसफार्मर ले रहा हूँ, ठीक है, एक दूसरा ट्रांसफार्मर ले रहा हूँ, और मैं अगर सप्लाई, जैसे मान लो ये N2 वाला जो टर्न्स है इसके N2 टर्न्स है, और सप्लाई मैंने N2 साइड में कनेक्ट कर दिया, तो ये आपका प्राइमरी हो जाएगा, ये आपका प्राइमरी साइड हो जाएगा, ठीक है, ये आपका प्राइमरी साइड हो जाएगा। और अगर आपने लोड जो है N1 टर्न्स के साइड में कर दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी साइड हो जाएगा, सेकेंडरी साइड हो जाएगा। इसका मतलब जो किसी भी ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी साइड फिक्स नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि ट्रांसफार्मर का सोर्स किस साइड में कनेक्टेड है। इसका मतलब एक बार जब ट्रांसफार्मर सर्विस में आ जाएगा उसके बाद हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा आपका प्राइमरी साइड है और कौन सा सेकेंडरी साइड है। इसका मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड आपका फिक्स नहीं होता है। तो इसलिए ट्रांसफार्मर को प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिफाइन करना गलत होगा, क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर सर्विस में नहीं है तो आप ये नहीं बोल सकते कि कौन सा उसका प्राइमरी होगा और कौन सा उसका सेकेंडरी होगा, अनटिल एंड अनलेस जब तक उसमें ट्रांसफार्मर को हम सर्विस में नहीं ले लेते हैं। जब सर्विस में लोगे जहाँ पे सोर्स कनेक्ट होगा वो आपका प्राइमरी साइड हो जाएगा, और जहाँ पे लोड कनेक्ट होगा वो आपका सेकेंडरी साइड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे में हम प्राइमरी और सेकेंडरी साइड किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए डिजाइन करना सही नहीं, डिफाइन करना सही नहीं है। तो इसलिए हम ट्रांसफार्मर को एचवी एंड एलवी वाइंडिंग बोलते हैं, क्योंकि अगर एचवी साइड को अगर फिजिकली आप जाकर के किसी भी ट्रांसफार्मर को देख रहे हो और उसकी वाइंडिंग को तुम विजुअली अगर देख रहे हो, तो एचवी साइड को पहचानना इजी है, क्योंकि जिस वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो वो एचवी वाइंडिंग होगा, और जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे वो एलवी वाइंडिंग होगा। कहने का मतलब है कि अगर जैसे मान लो ये मैं ऐसे दे दूं और मैं बोलूं कि कौन सा एचवी है और कौन सा एलवी है, तो बोलोगे कि जैसे मान लो इसके N1 टर्न्स है इसके N2 टर्न्स है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके N1 वाले के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं तो ये आपका एचवी साइड हो जाएगा, और ये N2 वाले के नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो ये आपका एलवी साइड होगा। तो इसलिए जो ट्रांसफार्मर हमेशा जो डिजाइन किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एचवी एंड एलवी वाइंडिंग बेसिस पे क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रांसफार्मर ए एंड बी हैविंग आइडेंटिकल रेटिंग, तो दोनों की रेटिंग जो है केवीए रेटिंग सेम है, फ्लक्स डेंसिटी दिया है ए और बी का 1.2 टेस्ला एंड 1.4 टेस्ला, देन वेट ऑफ द ट्रांसफार्मर ए पर केवीए वुड बी। ठीक है, तो दो ट्रांसफार्मर हैं, एक आपका ट्रांसफार्मर ए है और दूसरा ट्रांसफार्मर बी है। दोनों ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग सेम है, और जो ट्रांसफार्मर ए है इसकी जो फ्लक्स डेंसिटी दे रखी है 1.2 दे रखी है, और जो ट्रांसफार्मर बी है इसकी जो फ्लक्स डेंसिटी है 1.4 टेस्ला दे रखी है। तो यहाँ से देखो जो ए की फ्लक्स डेंसिटी है वो बी के फ्लक्स डेंसिटी से कम है, और मैंने अभी बताया कि जो फ्लक्स होता है फाइव बराबर बी इंटू एरिया। हम ट्रांसफार्मर में फ्लक्स को कांस्टेंट मेंटेन करना चाहते हैं, तो एरिया आपका क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी। इसका मतलब जिस ट्रांसफार्मर की फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका एरिया होगा कम। इसका मतलब उस ट्रांसफार्मर में वॉल्यूम कम लगेगा, दैट मीन्स उसका वेट होगा कम। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि जो वेट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी होगा, मतलब जिस ट्रांसफार्मर की फ्लक्स डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उस ट्रांसफार्मर का वेट ही उतना ही कम होगा। तो इसका मतलब यहाँ से देखो कि ए की जो फ्लक्स डेंसिटी है वो कम है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द बी, ट्रांसफार्मर बी से। तो इसलिए जो आपका ट्रांसफार्मर ए का जो एरिया होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द ट्रांसफार्मर बी, या बोल सकते हैं कि वेट ऑफ ट्रांसफार्मर ए वो ज़्यादा होगा ट्रांसफार्मर बी से। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि द वेट ऑफ द ट्रांसफार्मर ए पर केवीए वुड बी मोर देन ट्रांसफार्मर बी। ठीक है, तो आई थिंक ये बात तो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पावर ट्रांसफार्मर कोर मेड अप ऑफ, तो जो पावर ट्रांसफार्मर में कोर आपका
बनता है वो सिलिकॉन स्टील का बनता है, ठीक है। सिलिकॉन स्टील का बनता है। सिलिकॉन स्टील एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो उसका जो हिस्टैरिसीस लूप की साइज होती है वो काफ़ी छोटी होती है, जिससे कि आपका हिस्टैरिसीस लॉस भी काफ़ी कम होता है। लेकिन अगर कंपेयर करें सीआरजीओ स्टील और सिलिकॉन स्टील में कि किसकी परमिएबिलिटी या किसकी फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो सीआरजीओ स्टील की जो फ्लक्स डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सिलिकॉन स्टील। अगर मैं यहाँ पे एक बीएच कर्व प्लॉट करूं सिलिकॉन स्टील और सीआरजीओ स्टील का किसी पर्टिकुलर मैग्नेटाइजिंग करंट के लिए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर मैग्नेटाइजिंग करंट के लिए अगर इसका फ्लक्स डेंसिटी कर्व आप प्लॉट करो, तो ये देखोगे कि जो आपका किसी पर्टिकुलर मैग्नेटाइजिंग करंट के लिए जो आपका सीआरजीओ जो स्टील की जो फ्लक्स डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सिलिकॉन स्टील। ये आपका सिलिकॉन स्टील है। तो देखो इस पर्टिकुलर मैग्नेटाइजिंग करंट पे जो आपके सीआरजीओ स्टील की फ्लक्स डेंसिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन स्टील। तो नाउ इट इज आप क्या यूज कर रहे हो, सीआरजीओ स्टील यूज कर रहे हो, क्योंकि इसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा एज कम्पेयर टू सिलिकॉन स्टील। बट इस क्वेश्चन के लिए आपका सिलिकॉन स्टील सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर एक्शन रिक्वायर्स ए। जो ट्रांसफार्मर एक्शन होता है उसमें क्या जरूरी होता है, तो फ्लक्स का अल्टरनेटिंग फ्लक्स चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमको ट्रांसफार्मर में ईएमएफ इंड्यूस कराना है, तो एन डी फाई टी बाई डी टी होता है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब फ्लक्स चेंज होगा तभी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल में, तो इसलिए इसका अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा वो। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स में ध्यान दीजिएगा, तो ये अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। द फ्लक्स इन्वॉल्व इन द ईएमएफ इक्वेशन, तो जब आप ईएमएफ इक्वेशन लिखते हो तो ये लिखते हो v बराबर रूट टू पाई एफ पाई एम इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो इसमें जो फ्लक्स होता है वो कौन सा टर्म्स होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा है, फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्रांसफार्मर कोर स्टेप्ड कोर आर यूज्ड टू रिड्यूस द कोर लॉस, प्रोवाइड मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द कोर। ऑप्शन सी है टू रिड्यूस द कंडक्टर मटेरियल एंड देयरफॉर आई स्क्वायर और लॉस, एंड ऑप्शन डी है टू रिड्यूस द मैग्नेटाइजिंग करंट। तो देखो जो स्टेप्ड कोर को यूज किया जाता है, स्टेप्ड कोर का यूज इसलिए किया जाता है सो दैट आपका जो कंडक्टर मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाए। ऐसा क्यों होता है, कंडक्टर मटेरियल की रिक्वायरमेंट कैसे कम हो जाती है उसको समझते हैं। जैसे कि इन जनरल अगर हम स्मॉल ट्रांसफार्मर की बात करें तो उस समय जो कोड हम लेते हैं लगभग लगभग स्क्वायर शेप का लेते हैं। बट सपोज करिए अगर मैं एक सर्कुलर शेप का कोड ले रहा हूँ, अगर मैं इसी को सर्कुलर शेप बनाना चाहूँ, तो सर्कुलर शेप अगर मैं ऐसा ले रहा हूँ तो उससे फायदा क्या हो रहा है, देखो अगर मैं सर्कुलर शेप का कोड ले रहा हूँ तो देखो इतना जो कोर एरिया है वो रिड्यूस हो गया, ठीक है, इतना जो कोर एरिया है वो रिड्यूस हो गया। और दूसरा एडवांटेज क्या है, सपोज करिए आपने एक स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप का अगर आपने कोड लिया है, तो यहाँ पे देखो कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं या एज पॉइंट आ रहा है, और इस पे जब आप वाइंडिंग को लपेटोगे तो जो आपका कंडक्टर मटेरियल लगेगा कॉपर का, इन जनरल जो वाइंडिंग होती है हम कॉपर का यूज करते हैं, तो जो कंडक्टर मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो ज़्यादा लगेगा। और दूसरा इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ उतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पे एज पॉइंट है। बट आप एक सर्कुलर कोर ले लो, अगर आप एक सर्कुलर कोर ले लो और उस पर वाइंडिंग को आप लपेटोगे, अगर इस पे आप वाइंडिंग रैप कर रहे हो, तो सबसे पहली बात तो आपका यहाँ पे जो कंडक्टर मटेरियल लग रहा है दैट मीन्स जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, अगर मान लो ये N1 टर्न्स है और ये N2 टर्न्स है, तो इस पे जो नंबर ऑफ टर्न्स लगेंगे ना सर्कुलर कोर पे, वो N1 मतलब जो आपका स्क्वायर शेप्ड कोर होगा उससे कम लगेगा। तो इससे आपको क्या फायदा मिला, अगर आप एक सर्कुलर कोर यूज कर रहे हो तो जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो रिड्यूस हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स रिड्यूस करने का कहने का मतलब है कि जो कंडक्टर मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, जो नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब क्या है, ये किसी कंडक्टर से ही तो मिलकर बना है, तो कंडक्टर मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या हो गई, कम हो गई। तो नंबर ऑफ टर्न्स रिड्यूस हो गए अगर हम सर्कुलर कोर को यूज यूज कर रहे हैं। तो देखो नंबर ऑफ टर्न्स रिड्यूस होने का मतलब है कि लेंथ ऑफ द जो कंडक्टर मटेरियल है, ठीक है, वो भी रिड्यूस हो गया। तो इसका मतलब आप जानते हो कि रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग अगर हम लिखें तो रो एल बाई ए होगा, ठीक है। तो जब आपका लेंथ रिड्यूस होगा तो रेजिस्टेंस भी आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इससे आपके जो कॉपर लॉस है दैट इज आई स्क्वायर आर लॉस,
वो भी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। क्यों रिड्यूस हो जाएंगे? क्योंकि बाय यूजिंग द सर्कुलर कोर आपका आर रिड्यूस हो जाता है। तो अब यहाँ पे बात तो क्या स्टेप्ड कोर की, इन जनरल प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो सर्कुलर कोर डिजाइन कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा कोर होता है ये एक सॉलिड कोर नहीं होता है, ये छोटे छोटे लैमिनेशन से मिलके बना होता है, थीन शीट लैमिनेशन से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे जो लैमिनेशन, ईच लैमिनेशन की लेंथ है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट लेंथ का किसी एक पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर के लिए डिफरेंट डिफरेंट लेंथ का लैमिनेशन तैयार कर पाना टफ टास्क है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, स्टेप्ड कोर का यूज करते हैं। स्टेप्ड कोर यूज करने का मतलब ये है कि सपोज करिए हम ट्रांसफार्मर के कोर को इस तरीके से डिजाइन करना चाहते हैं सच दैट जो स्टेप्ड कोर है वो क्या हो, सर्कुल, एक सर्कल की तरह क्या करे, अप्रोच करे जो कोर हो। तो सपोज करिए मैंने एक ट्रांसफार्मर का स्टेप्ड कोर लिया, टू स्टेप्ड कोर। तो ये आपका एक टू स्टेप्ड कोर है, ठीक है। इसको टू स्टेप्ड कोर क्यों बोला है, यहाँ पे देखो एक और दो। तो यहाँ पे देखो अब लेमिनेशन दो तरह की ही लगेंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नहीं लगेंगी। एक तो ये एक इस लेंथ का लेमिनेशन लगेगा, ठीक है, इतने लेंथ का आपको एक स्टेप्ड कोड लेना होगा, लेमिनेशन लेना होगा। और दूसरा जो होगा, दूसरा देखो आपका ये वाले, एक मिनट, ये वाले लेंथ का लेमिनेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेप्ड कोड से आप क्या कर सकते हो, बाय यूजिंग द स्टेप्ड कोड ट्रांसफार्मर हम लगभग लगभग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पा जाते हैं। तो इससे क्या क्या फायदा हुआ सर्कुलर कोर या स्टेप्ड कोर यूज करने से, इसको क्रूसी फॉर्म कोर भी बोलते हैं, इसको स्टेप्ड स्टेप्ड कोर या क्रूसी फॉर्म, क्रूसी फॉर्म, ठीक है, क्रूसी फॉर्म कोर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इससे क्या हो जाता है कि ओवरऑल ओवरऑल आपका डायमीटर ऑफ द कोर, कोर का जो डायमीटर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर आपका कोर का डायमीटर रिड्यूस होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स आपके रिड्यूस हो जाएंगे, उससे आपका लेंथ आपका रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपका लेंथ रिड्यूस हो गया तो उससे आपका रेजिस्टेंस रिड्यूस हो गया और आपके कॉपर लॉसेस भी रिड्यूस हो गए। और चूंकि लेंथ रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब कंडक्टर मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी, कंडक्टर मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस हो गई। और भी बहुत सारे एडवांटेज है, आपके इंसुलेशन कम लगेगा, नंबर ऑफ कंडक्टर मटेरियल कम लग रहा है तो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो साइज, वेट एंड कॉस्ट ट्रांसफार्मर की रिड्यूस हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के लिए तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, टू रिड्यूस द कंडक्टर मटेरियल एंड देयरफॉर द आई स्क्वायर आर लॉसेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसी का मैं एक फ्रंट व्यू यहाँ पे एक लिया हूँ फोटो। तो देखो ये स्टेप्ड कोड ट्रांसफार्मर है, देखो यहाँ पे टू स्टेप का स्टेप्ड कोड ट्रांसफार्मर है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखो दो तरह के लेमिनेशन लगेंगे, एक तो ये बड़े थीन शीट का लेमिनेशन लगेगा और एक ये छोटे वाले शीट का लेमिनेशन लगेगा, ठीक है। तो ये आपका एक स्टेप्ड कोड ट्रांसफार्मर है। और देखो यहाँ पे जो वाइंडिंग होती है वो कैसी होती है, हाफ ऑफ इंटरलीविंग टाइप की वाइंडिंग होती है। मतलब एक ही कोर पे सभी वाइंडिंग को नहीं लपेटते हैं, हाफ ऑफ द एलबी को एक लिंब पे रखते हैं और बाकी हाफ ऑफ द एलबी को अदर लिंब पे रखते हैं। वैसे ही हाफ ऑफ द एचबी को अदर लिंब पे और हाफ ऑफ द एचबी वाइंडिंग को अदर लिंब पे रखते हैं। इसका रीजन ये है कि इससे आपका लीकेज फ्लक्स रिड्यूस हो जाता है। तो अगला जो क्वेश्चन है सेम इसी टाइप पे है। तो यहाँ पे देखो थ्री स्टेप्ड कोर है, तो जनरली जैसे टू स्टेप्ड कोर है, ये थ्री स्टेप्ड कोर है, ये लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। वैसे ही आपका फोर स्टेप्ड कोर होता है जो कि हायर वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए फोर स्टेप कोड हो। ये फोर स्टेप क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्टेप 1 2 एंड 3, और इसमें देखो 1 2 3 तीन स्टेप है, ठीक है, इसलिए इसको थ्री स्टेप और इसको फोर स्टेप कोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंटरलीविंग द बाइंडिंग इन ए ट्रांसफार्मर। तो इंटरलीविंग क्यों करते हैं, टू रिड्यूस द लीकेज फ्लक्स। आपको पता होगा कि ट्रांसफार्मर में देखो सपोज करिए ये आपका एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का कोड है। इन जनरल जो हम लोग बुक्स में देखते हैं कि यहाँ पे सीधा सीधा दिखा देता है कि ये मान लीजिए एचवी वाइंडिंग का N1 टर्न्स है और ये
एलवी वाइंडिंग का N2 टर्न्स है, ठीक है। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। बट सपोज करिए ये ऐसी सिचुएशन है कि मैंने एक वाइंडिंग को यहाँ पे लपेटा और दूसरे वाइंडिंग को मतलब ये फर्स्ट लिंब पे और दूसरे वाइंडिंग को सेकंड लिंब पे मैंने कनेक्ट किया है। अब सपोज करिए मैं इसको एक सिंगल फेज सप्लाई दे रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, एक करंट, सोर्स करंट I1 फ्लो होगा। तो N1 इंटू Im एक MMF होगा, इससे एक फ्लक्स क्रिएट करेगा। तो ये फ्लक्स क्या होगा, एक तो फ्लक्स जो होगा कोर से पास होगा, जिसको हम म्यूचुअल फ्लक्स बोलते हैं, और सेम फ्लक्स जो होगा आपके सेकेंडरी वाइंडिंग से भी लिंक करेगा, ठीक है। तो ये फ्लक्स होगा आपका म्यूचुअल फ्लक्स। और एक ऐसा फ्लक्स होगा जो कि केवल प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक करेगा, तो इसको बोलते हैं हम लीकेज फ्लक्स। तो देखो इस केस में जो एमएमएफ बना इस इस साइड पे, एचवी साइड पे N1 इंटू I1 बना, ठीक है। अगर सपोज करो इस कोर का जो रिलक्टेंस है वो RC है, तो जो फ्लक्स होगा म्यूचुअल फ्लक्स वो कितना हो जाएगा, N1 I1 बाई RC हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि देखो जितना तुम्हारा फ्लक्स ज्यादा होगा, तो अब देखो यहाँ पे लीकेज फ्लक्स को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इंटरलीविंग वाइंडिंग यूज करना होगा। अब इंटरलीविंग का मतलब ये है कि आधा टर्न्स, जैसे एचवी साइड का आधा टर्न्स हम इस लिंब पे कनेक्ट करेंगे और आधा टर्न्स इस लिंब पे कनेक्ट करेंगे, सो दैट जो ओवरऑल जो एमएमएफ होगा वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे टोटल एमएफ N1 इंटू I1 एक लिंब पे आ रहा था, इंटरलीविंग करने से क्या आपका फायदा हो जाएगा कि आधा आधा एमएमएफ बढ़ जाएगा। उससे फायदा ये हो जाएगा कि आपका जो लीकेज फ्लक्स है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उससे आपका लीकेज फ्लक्स रिड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर ले रहा हूँ, 1 मिनट। देखो इंटरलीविंग में क्या होता है ना कि यहाँ पे N1/2 टर्न्स एक साइड पे लपेटेंगे और बाकी का N1/2 टर्न्स अदर साइड पे लपेटेंगे, और यहाँ से आप सप्लाई कनेक्ट कर दोगे। तो इससे फ्लक्स यहाँ पे देखो N1/2 टर्न्स और यहाँ पे अदर साइड पे भी N1/2 टर्न्स, तो एमएमएफ क्या हो गया, आधा आधा हो गया। उससे लीकेज फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली आपका जो N2 टर्न्स होगा, आधा एक लिंब पे मतलब N2/2 और बाकी का आधा अदर लिंब पे कनेक्ट करते हैं। तो ऐसी जो वाइंडिंग होती है ना, और यहाँ पे आप लोड को कनेक्ट कर देते हो, तो ये N2/2 हो गया और यहाँ पे भी N2/2 हो गया, ठीक है। तो इससे आपका जो लीकेज फ्लक्स हो जाता है, इंटरलीविंग करने से आपका लीकेज फ्लक्स जो होता है रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि अब यहाँ पे देखो जो यहाँ पे फ्लक्स एमएमएफ क्रिएट होगा वो कितना होगा, N1I1/2 है ना, और यहाँ पे N1I1/2, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखो तो एक ही लिंब पे इतना ज्यादा ज्यादा एमएमएफ क्रिएट हो जा रहा था, और उसको हमने क्या किया, आधा आधा लिंब पे डिवाइड कर दिया। तो इसलिए आपका जो लीकेज फ्लक्स हो जाएगा वो रिड्यूस हो जाएगा। और इस तरह की वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक या सिलेंड्रिकल वाइंडिंग बोलते हैं। क्योंकि जो आपका एचवी वाइंडिंग है और एलवी वाइंडिंग है, कोसेंट्रिकली आपका कनेक्टेड होता है एक एट ए सेम लिंक पे। जैसे कि यहाँ पे देखो इस फिगर से आप देख सकते हो, ये एक कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग है। तो देखो ये आपका ट्रांसफार्मर का कोर है, तो सबसे पहले तो इंसुलेशन लगाओगे, फिर देखो यहाँ पे एलवी वाइंडिंग कनेक्ट होगा, फिर ये आपका ये जो ब्लू कलर में इंसुलेशन है, फिर आपकी एचवी वाइंडिंग उसी पे लपेटी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे भी दिखाई गई है कि ये आपका ट्रांसफार्मर का कोर है, तो हाफ ऑफ द एलवी टर्न्स कोर से सटे रहेगा और हाफ ऑफ द एचवी टर्न्स एलवी के बाहर रहेगा। उसका रीजन एलवी को कोर के पास इसलिए रखते हैं सो दैट आपका इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। क्योंकि जो आपका इंसुलेशन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। तो अगर आप एचवी वाइंडिंग को पहले रख दोगे तो इंसुलेशन मोटा लगाना, ज्यादा मोटा इंसुलेशन रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो दैट्स वाई अगर हमको इंसुलेशन कम से कम लगाना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एलवी को कम कोर के पास में रखते हैं, उसके बाद से यहाँ पे एचवी को रखते हैं। इससे दो फायदा होता है, एक तो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस हो गई और आपका लीकेज फ्लक्स भी रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा इंटरलिविंग का, कि टू रिड्यूस द लीकेज फ्लक्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज कोर स्टेपिंग इन कोर टाइप ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो अभी मैंने बताया कि स्टेपिंग कोर स्टेप्ड कोर क्यों यूज करते हैं, उससे आपके जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं, और आपका जो लेंथ होगा कंडक्टर मटेरियल का वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और आपका I² R भी रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इंक्रीज द R,
एंड लॉस, ये तो गलत है। मेथड रिड्यूस द लेंथ ऑफ द मीन टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स रिड्यूस होंगे तो जो मीन टर्न्स लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका, सॉरी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सी देख लो, ए मेथड टू रिड्यूस स्पेस फैक्टर, नो। ए मेथड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द मीन, ये तीनों सब ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑलरेडी अपन इस चीज को डिस्कस कर लिए थे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इन द फिगर द प्राइमरी विल सीन एन इम्पिडेंस ऑफ, तो ये आपका प्राइमरी, देखो जिस साइड पे, अब देखो प्राइमरी विल सीन एन इम्पिडेंस ऑफ, तो जिस साइड पे आप सप्लाई कनेक्ट करते हो वो जो साइड होता है वो आपका प्राइमरी साइड होता है, और जिधर लोड आपका कनेक्ट होता है वो आपका क्या होता है, सेकेंडरी साइड होता है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। और जिधर ये देखो, ये जो टर्न्स रेशियो दिया है ना, जिधर नंबर ऑफ टर्न्स आपके ज्यादा होंगे वो आपकी एचवी वाइंडिंग होगी, तो इधर ज्यादा है तो ये आपकी एचवी वाइंडिंग होगी। और ये आपकी क्या होगी, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स आपके कम है तो ये आपकी एलवी वाइंडिंग होगी। और चूंकि सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट किया गया है तो ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होगी। अगर सप्लाई इधर कनेक्ट किया गया होता तो ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती, और चूंकि लोड यहाँ पे कनेक्ट किया गया तो ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ पे इम्पिडेंस सीन फ्रॉम द प्राइमरी साइड, तो यहाँ से कितना इम्पिडेंस आपको सीन करना है ये आपको बताना है। तो इम्पिडेंस सीन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका लोड इम्पिडेंस है उसको सोर्स साइड पर रेफर करना होगा। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, देखिए ये सपोज करिए ये आपका एच वी साइड है और ये आपका एल वी साइड है, ये आपका एच वी साइड और ये आपका एल वी साइड। तो यहाँ पे एच वी साइड है तो नंबर ऑफ टर्न्स आपके एच वी साइड में ज्यादा होंगे और एल वी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स आपके कम होंगे। तो हमेशा एच वी साइड में जो टर्न्स होते हैं वो एल वी साइड से ज्यादा होते हैं एच वी साइड में, ठीक है। अब देखो एच वी साइड में आपका वोल्टेज जो होगा एच वी साइड का ज्यादा होगा और एलवी साइड में जो वोल्टेज होगा वो कम होगा। और एचवी साइड में जो करंट होगी ना वो हमेशा एलवी साइड के करंट से हमेशा कम, क्यों हमेशा कम होगी, ये क्यों मैं बता रहा हूँ अभी आपको समझ समझ में आ जाएगा। अब देखो अगर रेजिस्टेंस की बात करें एचवी साइड में, तो देखो एचवी साइड में जो वोल्टेज होगा वी एच वी अपान आई एच वी होगा। तो देखो वोल्टेज ज्यादा है और करंट कम है तो ओवरऑल आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो एच वी साइड का जो रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा ज्यादा होगा एलवी साइड के रेजिस्टेंस से। अब एलवी साइड पे रेजिस्टेंस देखो वी एल वी अपान आई एल वी होगा। तो एलवी आपका ज्यादा होता है और वोल्टेज आपका ऑलरेडी कम है तो ओवरऑल आपका आर एल वी क्या होगा, कम होगा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, हमेशा मैं जो टर्न्स रेशियो लूंगा ना वो हमेशा मैं लूंगा एन एच वी अपान एन एल वी। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आने वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप जैसे हम जब भी रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस को रेफर करते हैं तो या तो ए स्क्वायर का गुणा होता है या तो ए स्क्वायर का डिवाइड होता है, ठीक है। तो जब आप एच वी साइड में रेफर करोगे तो एच वी साइड में आपका इम्पिडेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जब आप एच वी साइड में इम्पिडेंस को रेफर करोगे तो हमेशा ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि जो आपकी ए की वैल्यू है इस हिसाब से ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो हमेशा अगर इम्पिडेंस को ज्यादा लेना है तो हमेशा ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। अगर कोई भी रेजिस्टेंस आपके एच वी से एल वी की तरफ रेफर कर रहे हो तो एल वी साइड में आपका जो इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस होगा वो रिड्यूस होगा, तो हमेशा क्या करेंगे 1/a² का मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे को क्या करना है, एलवी से एचवी में जाना है, एलवी से एचवी में, तो एचवी साइड में जब जाना है तो हमारा जो इम्पिडेंस होगा वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो सपोज करो ये आरएल डैश है, आरएल डैश है, तो जब मेरे को इधर ले जाना है, ये सब सॉरी, इस ये आरएल है, ठीक है, ये आरएल है। तो जब मैं इसको सपोज करो इधर रेफर किया तो इसकी वैल्यू आरएल डैश हो गई, तो इसको हमें बढ़ाना है तो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू आरएल हो जाएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू मैंने बताई एच वी अपान एल वी, तो एच वी साइड में 5 है और ये 1 है। जिसका ये देखो टर्न्स ज्यादा होगा उसको ऊपर रखना है और कम वाले को नीचे, तो ये ए की वैल्यू 5 आ रही है तो यहाँ से आर एल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 का स्क्वायर, और आर एल की वैल्यू 4 है तो यहाँ से आर एल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 चौका 100, 100 ओम आ जाएगी, ठीक है। तो इसका आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करा, सेकेंडरी में कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा, यहाँ पे कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा वो आपको फाइंड
फाइंड आउट करना है। तो अभी मैंने बताया, अब देखो यहाँ पे सेकेंडरी बोल रहा है, तो मैंने अभी बताया कि जिस साइड पे आप सप्लाई कनेक्ट करते हो वो आपकी प्राइमरी साइड होती है, और जिस साइड पे आपका लोड कनेक्ट होता है वो आपका सेकेंडरी साइड होता है। तो मान लो सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज है वो V2 है। अब देखो यहाँ पे कैसे जानेंगे कि कौन सा HV साइड है और कौन सा LV साइड है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन के माध्यम से देखो दिया है कि जो ZP की वैल्यू है 1.6 किलो ओम है। इसका मतलब ये ZP यहाँ पे क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ZP यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब मैंने इस लोड को इस तरफ रेफर किया तो उस समय यहाँ से जो इम्पिडेंस सीन हो रहा है वो 1.6 किलो ओम हो रहा है। कहने का मतलब ये ZP जो है जिसकी वैल्यू 1.6 किलो ओम है, तो जब मैंने इसको इधर रेफर किया तब जाके इसकी वैल्यू 1.6 किलो ओम दिख रही है। देखो ये आपका इस साइड पे ये 4 किलो ओम है, ये आपका कितना है, सॉरी 4 ओम है, केवल 4 किलो में नहीं ओम में है। और जब इसको आप इधर रिफर कर रहे हो तो इसका इंपिडेंस क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। कितना से बढ़ जा रहा है, 1.6 किलो ओम हो जा रहा है, 4 से 1.6 किलो ओम, दैट मीन 1600 ओम हो जा रहा है, मतलब आपका इंपिडेंस बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, जिधर इंपिडेंस बढ़ता है वो आपका कौन सा साइड होता है, HV साइड, और जिधर इंपिडेंस आपका लो होता है वो कौन सा साइड होता है, LV साइड होता है। तो इसका मतलब ये आपका एन जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब इसकी वैल्यू HV साइड है तो एन की वैल्यू ज्यादा होगी ना, इसका मतलब जो टर्न्स रेशियो हो जाएगा ये n/1 दैट इज 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब जब इसको आप इस साइड में रेफर करोगे तो इसको लिखोगे a² इंटू 4, और a की वैल्यू क्या है, n है, तो n² इंटू 4 हो जाएगा। तो यहां से देख लो, आ, ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻³ बराबर n² इंटू 4। ठीक है, तो ये आपका 1600 हो गया बटे 4 हो गया। तो यहाँ से देख लो 400 n² हुआ, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ रही है, 400 का यहाँ से √2 हो जाएगा। तो इसको 20 इंटू 20 करोगे तो n की वैल्यू आएगी 20। तो यहाँ से भी आपको क्लियर हो गया, देखो n की वैल्यू मैंने बोली थी ना ग्रेटर देन 1 आने वाली है, तो ये 20:1 का ट्रांसफार्मर है। अब देखो LV साइड में, अब देखो जब वोल्टेज को आप रेफर करते हो या तो ए का गुणा होता है या तो ए का डिवाइड होता है। तो एलवी साइड में आपको जाना ए ग्रेटर देन 1 है, तो V2 क्या हो जाएगा, आप HV से LV साइड आ रहे हो, है ना, HV से LV साइड आ रहे हो तो आपका इंपिडेंस क्या होगा, सॉरी आपका वोल्टेज क्या होगा, रिड्यूस होगा, आपका वोल्टेज क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो LV साइड पे कितना वोल्टेज होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको जब टर्न्स पता है भाई तो आप अब नहीं निकाल सकते हो V2, V2 क्या हो जाएगा, V1/A हो जाएगा, और V1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 230, तो डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 23 को काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पचे 10, तो आएगा 11.5 वोल्ट, 11.5 वोल्ट। तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो आशा करता हूँ ये जो सारी बातें जो आपको मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रही होंगी। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर से पूछिएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अब देखो यही चीज यहाँ पे 11.5 वोल्ट आया, यहाँ पे V2 की वैल्यू कितनी आई 11.5। मैं कहूँ कि इस साइड पे वोल्टेज कितना होगा, तो ये LV साइड है, HV साइड में जाओगे तो तुम्हारा वोल्टेज बढ़ना चाहिए, और वोल्टेज को बढ़ाना है तो हमें ए का मल्टीप्लाई करना होगा। तो वही क्या करोगे 11.5 इंटू 20 कर दोगे तो HV साइड का वोल्टेज आ जाएगा। HV साइड का तो यहाँ से हो जाएगा 115 इंटू 2 हो जाएगा, तो देखो ये कितना आ जाएगा 230 वोल्ट आ जाएगा, जो कि उसके बराबर है। तो ये जो सारी बातें हैं ये कैसे आप रेफर कर रहे हो, कैसे करना है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी समझ सकते हो। जो आपको तरीका मैं बताया है इस तरीके को आप जब इस्तेमाल करोगे तो कभी भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ये तो इसका पार्ट नहीं है क्वेश्चन का, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 11.5 वोल्ट करेक्ट होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक सर्किट दिया है तो आपसे पूछ रहा है कि प्राइमरी करंट कितना होगा, 40 किलो ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, 20 किलो ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा इस वाले क्वेश्चन में, और इसमें कह रहा है कि सेकेंडरी करंट कितनी होगी ये वाली, ठीक है। तो ये सारों एक एक सर्किट से आपके 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ से आपको क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रेशियो दिया गया है ये आपका यहाँ पे टर्न्स ज्यादा है, ठीक है, 100 दिया है, तो इसका मतलब ये आपका HV साइड होगा और ये आपका LV साइड होगा, इसको आपने मार्क कर लिया। और मैंने बताया कि जो आपको टर्न्स रेशियो लेना है हमेशा HB/LV लेना है, तो 100/1
इसको आपको कर लेना है 100 हो गया, तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 100। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर आपको प्राइमरी करंट फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब इस टोटल इंपीडेंस को हमको इस साइड में, प्राइमरी साइड में, दैट मीन एलवी साइड में आपको रेफर करना है। और आपको मैंने बताया कि जो एलवी साइड का इंपीडेंस होता है वो एचवी साइड के इंपीडेंस से हमेशा कम होता है, क्योंकि एलवी साइड में वोल्टेज कम, करंट ज्यादा, तो वोल्टेज बाई करंट का रेशियो क्या हो जाएगा, लो होगा। दैट मीन्स आपका इंपीडेंस लो होगा। इसका मतलब जब आप इंपीडेंस को इधर रेफर करोगे तो डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर करोगे। तो इस साइड में जब इस टोटल इंपीडेंस को रेफर करोगे, इस चीज को, पूरे इस सर्किट को इस साइड में रेफर करोगे, तो सपोज करिए कि इस सिस्टम को मैं जेड डैश बोल रहा हूं, जब इसको हम एलवी साइड में रेफर कर रहे हैं, तो देखो ये कितना है, 40 माइनस, ये देखो ये रेजिस्टेंस है और ये रिएक्टेंस है, तो ये क्या होगा, आर माइनस जे एक्स सी होगा और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आर माइनस जे एक्स सी, आर की वैल्यू 40 किलो ओम है। ठीक है, 40 माइनस जे 20, तो मैं इसको ओम में कन्वर्ट कर ले रहा हूं, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा ओम, है ना, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 100 है, तो 100 का जब स्क्वायर करो, चलो यहाँ पे मैं 100 का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो यहाँ से एक जीरो मैं बाहर ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4 माइनस जे 2। ठीक है, और ये हो गया, जब 10 की पावर 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4, और ये 10 की पावर 4, तो यहाँ से ये कितना आ गया, जो जेड डैश आया इधर की तरफ जब आपने रेफर किया, तो इसकी वैल्यू आई 4 माइनस जे 2 ओम आई। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ। देखो, जब आपने इधर रेफर किया तो ये देखो, ये आपका 10 वोल्ट है, और यहाँ पे जो इम्पिडेंस है J5 है, ये वाला एक्सएल, और आपने यहाँ पे जेड 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 डैश किया, इसकी वैल्यू आई है आपकी 4 - J2, 4 - J2। तो आपसे पूछ रहा है कि ये प्राइमरी करंट ये वाली कितनी है, तो आईपी बराबर नहीं निकाल सकते आप, 10/J5 प्लस 4 - J2, तो यहाँ से देख लो, 10 ये हो गया 4, और J5 - 2J कितना हो जाएगा, प्लस J3 हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, क्योंकि आंसर आपके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दिया है, तो ये हो जाएगा 10/√4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट में 25। तो यहाँ से इसका वैल्यू आएगा 5, तो आईपी की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 एम्पियर आ रही है। तो प्राइमरी करंट आपकी आ गई 2 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से देख लो, इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस 40 किलो ओम कितना होगा, मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। तो देखो, जब तुम्हारी प्राइमरी करंट यहाँ पे 2 एम्पियर है, और ये आपका मैंने बताया एलवी साइड है, क्योंकि ये 1 है, और ये आपका एचवी साइड है, तो आपको मैंने बताया कि एचवी साइड में हमेशा करंट कम आएगी, और यहाँ पे जब ए की वैल्यू कितनी है आपकी 100 है, तो जब इधर सेकेंडरी साइड में करंट कम करना है तो डिवाइडेड बाय ए करना होगा, क्योंकि आपको एचवी साइड में हमेशा करंट क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ से सेकेंडरी करंट कितनी हो जाएगी, आईपी बाई ए हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 है और ए की वैल्यू 100 दे रखी है, तो ये कितना आ जाएगा, 0.02 एम्पियर हो जाएगा। तो जो आपकी सेकेंडरी करंट आएगी वो आ जाएगी 0.02 एम्पियर। ठीक है, तो अब तो और इजी हो गया। ठीक है, क्योंकि अब आपसे क्या पूछ रहा है कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 40 इंटू 10 की पावर 3, 40 किलो ओम है, और ये देखो 0.02 एम्पियर, यही करंट तो सेम जाएगी आईएस, तो इंटू करंट हो जाएगा, तो करंट कितना है 0.02। तो देख लो, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 4 × 10 की पावर 4 इंटू 2 × 10 की पावर -2, तो ये हो जाएगा 8, और देखो दो पावर इससे कैंसिल हो जाएगा, दो बचेगा, तो 800 वोल्ट आ जाएगा। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा 40 किलो ओम के अक्रॉस, वो आ जाएगा 800 वोल्ट। आपसे पूछा कि इस 20 किलो ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, मान लो ये वोल्टेज है वी डैश, तो वी डैश निकाल लो, तो वी डैश की वैल्यू 20 किलो ओम, 20 × 10 की पावर 3 हो गया, इंटू 0.02 सेकेंडरी करंट, तो 2 × 10 की पावर -2, तो ये देख लो, ये 40 हो गया, और 10 की पावर 3 × 10 की पावर -2, 10 की पावर +1, तो वी डैश की वैल्यू 400 वोल्ट हो गई। ठीक है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो 400 वोल्ट आएगा। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, प्राइमरी करंट आपकी 2 एम्पियर आई है, तो ये 2 हो गया, 40 के क्रॉस आपका 800 वोल्ट आया था, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 20 के क्रॉस आपका आई थिंक 400 आया था, हाँ 400 आया था, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंडरी करंट 0.02 आई थी, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आशा करता हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से जो रेफरिंग वाला
प्रॉब्लम है, या तो करंट को रेफर करना है या तो वोल्टेज को रेफर करना है, कैसे करते हैं ये हर बात आपको समझ में आई होगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा है, इफ ए शॉ कट इज मेड इन द आयरन कोर ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एज shown इन द गिवन फिगर विद द सेकेंडरी टर्मिनल ओपन, इट विल रिजल्ट इन। तो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर का कोर है और यहाँ पे इसके कोर को कट किया गया है। तो कह रहा है कि क्या होगा। ऑप्शन ए दे रहा है कि नो वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी टर्मिनल ड्यू टू द डिसकंटिन्यूटी इन द मैग्नेटिक सर्किट, कोई भी वोल्टेज यहाँ पे डेवलप नहीं होगा एज पर गिवन क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है एक्सेसिव लार्ज करंट ड्राइन बाय द प्राइमरी, मतलब बहुत ज्यादा करंट ड्रा करने लगेगा प्राइमरी। ऑप्शन सी है नो अप्रेसिएबल चेंज इन द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर, कोई भी चेंज नहीं होगा ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन में। ऑप्शन डी बोला नो ट्रांसफार्मर एक्शन एंड द प्राइमरी करंट विल बी ग्रेटली रिड्यूस्ड, और बोल रहा कि कोई भी ट्रांसफार्मर एक्शन नहीं होगा और प्राइमरी करंट बहुत ज्यादा ही कम हो जाएगी। तो देखते हैं इस चीज को समझते हैं। तो देखो मैं एक ट्रांसफार्मर ले रहा हूँ जिसमें कोई भी मैंने कट नहीं लगाया, मतलब एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर लिया है और कोर जो है पूरा कोई भी इसमें कट नहीं है। और मैं सपोज करो ये आपका ट्रांसफार्मर का सप्लाई साइड है, ये आपके ट्रांसफार्मर का सप्लाई साइड है, यहाँ पे मैंने आपकी सप्लाई कनेक्ट की है और ये आपका सेकेंडरी साइड है। ठीक है, ये ओपन सर्किटेड है एज पर द गिवन क्वेश्चन। सपोज करो यहाँ का टर्न्स N1 है और यहाँ का टर्न्स N2 है और यहाँ से सप्लाई वोल्टेज VS मैंने कनेक्ट की है। और सपोज करिए यहाँ से एक करंट फ्लो हो रहा है I1। तो आपको पता है एज पर द ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल, जैसे ही ये करंट इस वाइंडिंग में फ्लो होगा तो इसके कारण N1 इंटू I1 क्या होगा, MMF सेटअप होगा। तो इस MMF के कारण क्या होगा, इस कोर में एक फ्लक्स सेटअप होगा और वो जो फ्लक्स कहलाता है वो कहलाता है म्यूचुअल फ्लक्स फाइम। और ये क्या होगा, पूरे कोर में सेटअप होता है सेम फ्लक्स फाइम। ठीक है, ऐसे आपका कोर में फ्लक्स फ्लो होगा। तो अगर मैं इसका एक मैग्नेटिक सर्किट बनाऊं, तो सपोज करो जो कोर का रिलक्टेंस है, कोर का रिलक्टेंस RC है, तो MMF यहाँ पे देखो क्या हो गया, कोर का जो MMF हो गया वो हो गया N1 इंटू I1। और इसका जो कोर का रिलक्टेंस है वो है RC। ठीक है, तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फ्लक्स फाइम है ये क्या होगा, फ्लक्स फाइम बराबर MMF बाई रिलक्टेंस N1 I1 बाई RC हो गया। ठीक है, ये तो रही बात ये। अब देखो एज पर द गिवन क्वेश्चन यहाँ पे सप्लाई है। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ इसने क्या किया है, कट किया है, कोर को कट किया है, तो यहाँ पे एयर गैप क्रिएट हो गया, एयर गैप क्रिएट हो गया। तो सपोज करो जो एयर गैप का रिलक्टेंस है मैं मान ले रहा हूँ RG है और जो इस कोर का रिलक्टेंस है वो RC है। तब ओवरऑल जो ट्रांसफार्मर के कोर का जो रिलक्टेंस है वो बढ़ गया बाय द अमाउंट ऑफ RG, जो एयर गैप का रिलक्टेंस है उससे अमाउंट से बढ़ गया। अब सपोज करो इसका ये N1 टर्न्स है, ये N2 टर्न्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले I1 करंट फ्लो हो रही थी, मान लो I1 की वैल्यू 10 एम्पियर है फॉर एग्जांपल। ठीक है, I1 की वैल्यू 10 एम्पियर फ्लो हो रही थी। अब देखो ये कब की कंडीशन है, I1 बराबर 10 एम्पियर, जब आपका कोर कट नहीं हुआ था। अब मैंने कोर को कट किया, तो सपोज करिए मैंने अब मान लिया कि I1 डैश करंट फ्लो रही है, मेरे को नहीं पता कि वो 10 एम्पियर के बराबर या 10 एम्पियर से कम है या 10 एम्पियर से ज्यादा है, इसी चीज को हमें एनालाइज करना है। ठीक है, अब देखो जैसे ही अब ये करंट I1 डैश फ्लो होगी तो N1 इंटू I1 डैश MMF बनेगा और यहाँ से फ्लक्स सेटअप होगा, फ्लक्स होगा फाइम। देखो ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है। ठीक है, मतलब इस ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस इन द सेंस की ट्रांसफार्मर हमेशा चाहता है कि उसके कोर में जो फ्लक्स हो वो कांस्टेंट मेंटेन रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका मैग्नेटिक सर्किट बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा, N1 I1 डैश इसका MMF हो गया। और यहाँ पे देखो एक तो कोर का रिलक्टेंस होगा, कोर का रिलक्टेंस, और दूसरा किसका रिलक्टेंस होगा, एयर गैप का रिलक्टेंस होगा RG। और सेम फ्लक्स सेटअप होगा क्योंकि आपकी ट्रांसफार्मर क्या है, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है। तो यहाँ से फ्लक्स फाइम बराबर क्या हो जाएगा, MMF N1 I1 डैश बाई रिलक्टेंस RC प्लस RG, कोर का रिलक्टेंस प्लस व्हाट, आपके एयर का रिलक्टेंस। अब देखो पहले रिलक्टेंस आपका कितना था, केवल RC था, अभी RC प्लस RG, इसका मतलब रिलक्टेंस आपका बढ़ गया। और कोर में आपका फ्लक्स को क्या रखना है, कांस्टेंट मेंटेन रखना है। तो इस ये डिनोमिनेटर आपका बढ़ रहा है और फ्लक्स को हमको कांस्टेंट बनाना है, तो जो आपका न्यूमरेटर होगा
उसको अकॉर्डिंगली क्या होगा, उसके अनुसार ही हमको बढ़ाना पड़ेगा, जो न्यूमरेटर होगा उसको बढ़ाना होगा। अब देखो जो नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, ये क्या होता है, कांस्टेंट है, क्योंकि एक बार आपने वाइंडिंग बांध दी तो नंबर ऑफ टर्न्स तो फिक्स हो गए। तो अब ये टर्म्स बढ़ने का मतलब है कि आपका I1 डैश आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। I1 डैश मतलब जो करंट I है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर 10 एम्पियर है तो ये जो करंट होगी ये ग्रेटर देन 10 एम्पियर होगी। अब ये तो न्यूमेरिकल नहीं है, बट इतना तो पता है कि ट्रांसफार्मर से करंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। प्राइमरी साइड में ये जो करंट होगी ये इंक्रीज हो जाएगी और ये ग्रेटर देन I1 बराबर 10 एम्पियर होगी जब आपने इसमें कट लगाया, ठीक है। लेकिन फ्लक्स तो सेम सेटअप होगा, फ्लक्स। और यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, E2 दैट इज इक्वल टू N2 डी फाई एम डी फाई टी बाई जो डी टी होगा, सेम ईएमएफ यहाँ पे भी सेटअप होगा, ठीक है। N2 डी फाई टी बाई डी टी सेम ईएमएफ सेटअप होगा, बट ओनली द डिफरेंस इज दैट क्योंकि फ्लक्स आपका ट्रांसफार्मर के कोर में कांस्टेंट है, और फ्लक्स को कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए कोर में जैसे ही आपका रिलक्टेंस बढ़ा तो ट्रांसफार्मर ने एक्सेस करंट प्राइमरी साइड से ड्रा करने लगी, सो दैट जो कोर में जो फ्लक्स हो वो कांस्टेंट मेंटेन रहे। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए लिख रहा है नो वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी, वोल्टेज तो डेवलप होगा चाहे आप कोर को कट करो चाहे नहीं करो। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। एक्सेसिव लार्ज करंट ड्रॉन फ्रॉम द प्राइमरी, तो बहुत ज्यादा लार्ज करंट आपके प्राइमरी साइड से ड्रॉन होगी, ये तो कंफर्म है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अदर ऑप्शन भी देख लो, नो अप्रोप्रिएट चेंज इन द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर, गलत है क्योंकि आपकी प्राइमरी करंट ज्यादा ही बढ़ जाएगी। और इसमें लिख रहा है कि कोई भी ट्रांसफार्मर एक्शन ही नहीं होगा, और कह रहा है कि प्राइमरी करंट बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। तो इसका बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सेकेंडरी इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रिफर टू इट्स सेकेंडरी साइड ZE2 equal to RE2 plus JXE2, the voltage regulation of this transformer will be zero when power factor of the load। देखो ट्रांसफार्मर में दो कंडीशन होती है वोल्टेज रेगुलेशन की, एक तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन एंड एक जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। तो जो आपका मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो एट लैगिंग पावर फैक्टर पे अकर होता है, और जो आपका जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो लीडिंग पावर फैक्टर पे अकर होता है। तो ये दोनों पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जो आपका मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन होगा ये किस पावर फैक्टर पे अकर होता है, एट लैगिंग पावर फैक्टर पे। और इसकी कंडीशन क्या होती है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की, पहला तो कंडीशन हो गया इट विल अकर एट लैगिंग पावर फैक्टर, और जो आपका पावर फैक्टर एंगल होता है वो इम्पिडेंस एंगल के बराबर होता है। जो ट्रांसफार्मर का इम्पिडेंस एंगल होगा, जो ट्रांसफार्मर का इम्पिडेंस होगा उसके बराबर होगा। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से पूछ देता है कि इसका पावर फैक्टर कितना होगा, तो दोनों साइड में कॉस ले लो, तो कॉस फाइव बराबर कॉस थीटा जेड हो जाएगा। अब देखो इम्पिडेंस ट्रायंगल से आप इसको आराम से लिख सकते हो, ये आपका आर होगा, ये एक्स होगा और ये जेड होगा, और ये इसका इम्पिडेंस एंगल थीटा जेड होगा। तो कॉस थीटा जेड, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बाई बटे कर्ड, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो आर बाई जेड हो जाएगा। यहाँ पे आर इक्वलेंट E2 लिखा है तो आप आर E2 लिख दो और इसको जेड E2 लिख दो। तो ये तो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए हो गया फॉर द मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। और यहाँ पे जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की बात कर लेते हैं। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, तो देखो जो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन अकर होता है वो अकर होता है एट लीडिंग लीडिंग पावर फैक्टर पे। इसका मतलब यहाँ पे आपका वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू जीरो होती है। और इसकी कंडीशन क्या होती है पर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, तो जो आपका पावर फैक्टर एंगल है और जो इम्पिडेंस एंगल है इन दोनों का जो सम होता है वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आपको पावर फैक्टर पूछा है तो फाइव बराबर क्या लिख सकते हो, 90 माइनस थीटा जेड। तो यहाँ से कॉस फाइव बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा जेड बराबर साइन थीटा जेड। तो यहाँ से साइन लोगे तो लंब बटेकर एक्स बाई जेड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स बाई जेड। तो यहाँ पे E2 लिखा है तो 2 लिख दो। तो आपका पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, एक्स बाई जेड इक्वलेंट। और ये कौन सा पावर फैक्टर होगा, लीडिंग पावर फैक्टर होगा, क्योंकि आपका जो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो किस पे अकर होता है, एट लीडिंग पावर फैक्टर पे। तो एक्स बाई जेड इक्वलेंट होगा, इसका बी ऑप्शन आपका
करेक्ट होगा। देखो यहाँ पे लैगिंग, ये सब भी ध्यान देना है। यहाँ पे देखो लीडिंग लिखा है, यहाँ पे लैगिंग लिखा है, दोनों में एक्स बाई जेड है, एक्स बाई जेड है। बट जल्दीबाजी नहीं करना है, हमको लीडिंग लैगिंग भी चेक करना है। ठीक है, तो इसलिए इसका यहाँ पे जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए एक्स बाई जेड जो एट लीडिंग पावर फैक्टर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A transformer has 200 watt as a iron loss at full load, आयरन लॉस एट हाफ लोड पे क्या होगा? तो देखो आयरन लॉस जो होता है ना, ये डिपेंड करता है आपके वोल्टेज पे। ठीक है, ये लोड डिपेंडेंट पैरामीटर नहीं है। जो आपका कॉपर लॉस है ना, ये डिपेंड करता है लोड पे। मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर लोड एक्स पे आपको कॉपर लॉस बताना, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू पी सी यू एफ एल होता है, मतलब फुल लोड कॉपर लॉस। बट जो आपका कोर लॉस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है एट एनी लोड। किसी भी लोड पे जो आपका कोर लॉस होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या रहेगा, हमेशा किसी भी लोड पे, चाहे हाफ लोड हो चाहे फुल लोड हो, ये 200 वॉट मेंटेन रहेगा। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करा है, ए 100 एंगल 0 सोर्स ऑफ ए इंटरनल इम्पिडेंस ऑफ 1200 एंगल में 30 डिग्री ओम इज कनेक्टेड टू ए लोड थ्रू ट्रांसफार्मर टर्न्स रेशियो 2:1 फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर द लोड इम्पिडेंस शुड बी। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए लोड इम्पिडेंस कितना होना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि जो आपका सोर्स है, सोर्स वोल्टेज की वैल्यू दी है 100 एंगल में 0 डिग्री, और इसका जो इंटरनल इम्पिडेंस है, ये जो इंटरनल इम्पिडेंस है, ये 1200 एंगल में 30 डिग्री है। और जो लोड है, यहाँ पे देखो लिखा है कि ये जो इंटरनल इम्पिडेंस और सोर्स है इज कनेक्टेड टू ए लोड, लोड से कनेक्टेड है। बट किसके थ्रू कनेक्टेड है, थ्रू ए ट्रांसफार्मर, और जिसका टर्न्स रेशियो दिया है 2:1 का। तो जो आपका यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा है, 2:1 का ट्रांसफार्मर लगा है, इससे कनेक्टेड है आपका लोड, और लोड है आपका जेडीएल। तो कह रहा है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर लोड इम्पिडेंस शुड भी कितना होना चाहिए। तो आपको पता होगा, नेटवर्क में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर आपका ये सोर्स वोल्टेज वीएस है, और सपोज करिए ये जो सोर्स का इंटरनल इम्पिडेंस जेड एस एंगल थीटा एस है, और यहाँ पे कोई लोड जेडएल है जो कि एक वेरिएबल लोड है, तब फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो जेडएल की वैल्यू होती है, जेडएस का, ये जेड एस एंगल थीटा एस का क्या हो जाता है, कॉन्जुगेट हो जाता है। ये कंडीशन होती है। ठीक है, फॉर द मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की ये आपकी कंडीशन होती है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको इधर रेफर कर दूं और ये वाला कंडीशन लगा दूं, तो हमको पता चल जाएगा कि लोड इम्पिडेंस कितना होना चाहिए। ठीक है, लोड इम्पिडेंस कितना होना चाहिए। अब देखो यहाँ से इस टर्न्स रेशियो से आप क्या समझ रहे हो कि इस टर्न्स रेशियो में देखो ये 2 है, मतलब ये जो 2 है इस 1 से ज्यादा है टर्न्स रेशियो में बात करें तो। इसका मतलब ये जो साइड होगा ये एच वी साइड होगा, और ये 1 छोटा है 2 से, तो ये आपका एल वी साइड होगा। इतना तो कंफर्म है। तो मैं हमेशा एच वी बाई एल वी करता हूँ, तो 2/1 हो गया, तो ये हो गया 2, टर्न्स रेशियो आपका 2 हो गया। तो अब मेरे को बताओ कि यहाँ एच वी साइड का जो इम्पिडेंस होगा, आपको मैंने बताया कि हमेशा एल वी साइड के इम्पिडेंस से ज्यादा होगा। इसका मतलब जब जेडएल को इधर रेफर करोगे तो इसका इम्पिडेंस बढ़ेगा, इसको इधर रेफर करोगे तो इसका इम्पिडेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब हमको ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराना होगा जब इसको रेफर करेंगे। तो रेफर वाली सर्किट मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ। तो ये 100 एंगल 0 हो गया, और ये आपका इंटरनल इम्पिडेंस है 1200, और एंगल में 30 डिग्री। ठीक है, और यहां से आपने रेफर कर लिया जेडएल डैश को, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर इंटू जेडएल। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू जेडएल हो गया। तो एज पर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो जेडएल डैश की वैल्यू होनी चाहिए, ये जेडएल डैश, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जो ये सोर्स इंपिडेंस है इसका कॉन्जुगेट होना चाहिए। मतलब ये जो सोर्स इंपिडेंस 1200 एंगल 30 डिग्री है, इसका क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना चाहिए। और जेडएल डैश की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू जेडएल। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ से 4 जेड एल हो जाएगा। तो यहाँ पे
ए स्क्वायर जेड एल की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 4 जेड एल हो जाएगी। और 1200 जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो एंगल का साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे +30 है तो ये कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। तो यहाँ से जेड एल नहीं निकाल लेंगे अपन, तो यहाँ से जेड एल की वैल्यू हो जाएगी, 4 से भाग दे दोगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, 300 बार में कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 300 एंगल में -30 डिग्री। तो जो आपका लोड इम्पिडेंस आएगा वो 300 आएगा और एंगल में -30 डिग्री। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरह के ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं एजे एग्जाम में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द ओमिक लॉस ड्यूरिंग द ओपन सर्किट टेस्ट इज कंसिडर्ड निग्लेक्टेड बिकॉज, ऑप्शन ए है द ओमिक लॉस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज विच इज लो इन ओपन सर्किट टेस्ट, ऑप्शन बी है ओमिक लॉस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट एंड विच इज लो इन ओपन सर्किट टेस्ट। अब लिखा है ओमिक लॉस प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द अप्लाइड करंट विच इज हाई इन ओपन सर्किट। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं। तो देखो एक तो सबसे पहली बात जो ओपन सर्किट टेस्ट है, ठीक है, तो ड्यूरिंग ओपन सर्किट टेस्ट में आपका सेकेंडरी साइड देखो, जैसे कि ये आपका प्राइमरी साइड का इम्पिडेंस है और इसका रिएक्टेंस है, और ये आपका शंट, ये कोर वाला, और ये आपका मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस एक्सएम है। ठीक है, देखो ये ट्रांसफार्मर का कोर हो गया और आपका ये सेकेंडरी साइड ओपन सर्किट है ड्यूरिंग द ओपन सर्किट टेस्ट। तो इसमें कोई भी ओपन सर्किट टेस्ट में कोई लोड नहीं कनेक्टेड है तो ये क्या होगा, जीरो होगा। और सपोज करिए ये N1/N1:N2 का रेशियो है, तो इस साइड में जो करंट रेफर करोगे I2 डैश वो भी क्या होगा, जीरो होगा। और इसमें नो लोड करंट होगी क्योंकि ट्रांसफार्मर में एक्साइटिंग करंट या नो लोड इसको करंट बोलते हैं। तो टोटल करंट प्राइमरी साइड में I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 डैश प्लस आई नॉट। ये क्या होगी, I2 डैश प्लस आई नॉट। तो I2 डैश की वैल्यू तो जीरो है क्योंकि ट्रांसफार्मर तुम्हारा किस पे है, नो लोड पे है। तो प्राइमरी करंट किसके बराबर है, नो लोड करंट के बराबर है। अब देखो अगर मैं ये कहूं कि इसमें टोटल कॉपर लॉस अंडर नो लोड कंडीशन में कितना होगा, जो टोटल कॉपर लॉस होगा अंडर नो लोड कंडीशन में वो कितना होगा, I1² इंटू R1 होगा। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पे देखो ये लिखा है कि जो ओमिक लॉस होता है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, यहाँ पे यही चीज गलत हो गई। ठीक है, क्योंकि जो कॉपर लॉस होता है हमें I²R के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो जहां जहां पे स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज लिखा होगा वो वाला तो स्टेटमेंट वैसे ही गलत है। यहाँ पे देखो इसमें डी वाले में देखो ओमिक लॉस प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, तो ये आपका देखो ए और डी ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब देखो जो नो लोड करंट होती है ना, नो लोड करंट होती है ये होती है 2 to 5% ऑफ फुल लोड करंट, 2 to 5% ऑफ फुल लोड करंट। सपोज करो अगर फुल लोड करंट आपकी एक्स, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है लेकिन मान लो मैं ले ले रहा हूँ 40 एम्पियर, फुल लोड करंट आपकी 40 एम्पियर है। तो 2 to 5%, अगर 2% मान लीजिए मैं मिनिमम करंट ले रहा हूँ 2%, तो नो लोड करंट कितनी हो जाएगी, इसका 2% ले लो तो 2/100 हो जाएगा। देखो ये जीरो से जीरो गया, 0.4 इंटू 0.2, तो 0.8 एम्पियर। ठीक है, तो देखो ये जो नो लोड करंट है बहुत ही छोटी है, 0.8 एम्पियर आई। ठीक है, नो लोड करंट। और ये I1 की वैल्यू यहाँ से देखो तो I0 के स्क्वायर के बराबर है इंटू R1, और इसकी वैल्यू देखो 0.8 का स्क्वायर करोगे इंटू R1 तो ये आएगा 0.64 इंटू R1। तो ओवरऑल देखो कॉपर लॉस क्या है, बहुत कम है। ठीक है, और ये कम क्यों है, क्योंकि जो आपकी नो लोड करंट होती है वो 2 to 5% ऑफ फुल लोड करंट होती है। इसकी वजह से जो ओमिक लॉस होते हैं हम इन ओपन सर्किट टेस्ट में हम क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे बी ऑप्शन में लिखा है द ओमिक लॉस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द अप्लाइड करंट। जो आपका ये अप्लाइड करंट I1 है जिसकी वैल्यू I0 के बराबर है उसके प्रोपोर्शनल में है, ये बात सही है। विच इज लो इन द ओपन सर्किट टेस्ट, क्योंकि ये जो I1 है वो नो लोड करंट के बराबर है। और आपको मैंने बताया कि जो नो लोड करंट होती है 2 to 5% ऑफ फुल लोड करंट, और 2 to 5% बोले तो बहुत छोटी वैल्यू हो गई। तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड हैज ए कोर लॉस ऑफ 50 वाट। तो जो आपका कोर लॉस दिया है ट्रांसफार्मर में वो दिया है 50 वाट का। ड्रॉ ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। तो I1 बराबर, अभी ये सेम सर्किट है। ठीक है, तो I1 बराबर अंडर नो लोड कंडीशन में
I1 बराबर I0 होगा, और इसकी वैल्यू कितनी ड्रॉ कर रहा है, 2 एम्पियर। और जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो E1 की वैल्यू दे रखी है वो है 230 वोल्ट। ठीक है, तो डिटरमाइन द नो लोड पावर फैक्टर। तो देखो यहाँ पे जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 है और जो आपका फ्लक्स है, ये हमेशा ये E1 इसे फ्लक्स से 90 डिग्री लीड करता है। ठीक है, ये आपका मैग्नेटाइजिंग करंट होता है और आपका कोर लॉस कंपोनेंट होता है, और ये आपका होता है नो लोड करंट सम ऑफ फेजर सम ऑफ कोर लॉस कंपोनेंट प्लस मैग्नेटाइजिंग करंट का सम होता है। ठीक है, और ये यहाँ से जो पावर फैक्टर होता है ये वाला E1 से I0 के बीच का, ये होता है नो लोड पावर फैक्टर। तो यहाँ से जो कोर लॉस आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो नो लोड कोर लॉस होगा PC बराबर, ये क्या हो जाएगा, E1 I1 cos फाई नॉट। ठीक है, यही तो एक्टिव पावर होता है। ठीक है ना, ये I0 का कंपोनेंट इधर I0 cos फाई होगा, और उसमें E1 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा। इसकी वैल्यू 50 दे रखी है, और E1 की वैल्यू आपकी 230 दे रखी है, और ये आपका 2 दे रखा है इंटू कॉस फाई नॉट है ये, इसको नो लोड पावर फैक्टर है तो कॉस फाई नॉट लिख लेते हैं। यहाँ से देखो कॉस फाई नॉट की वैल्यू आ गई 50/230 इंटू 2, इसको कट कर लेंगे 25 होगा, और यहाँ से 25 भागा 230 कर लेते हैं, तो दशमलव बढ़ा के 0 1, तो ये लगभग 230 जीरो। तो ऑप्शन देखो तो 0.108 आया है, तो अपन यहाँ पे ना देख करके यहाँ से भी डायरेक्टली लिख लेंगे, cos फाई नॉट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.108 लैगिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो आई नॉट आपका, अगर ऑप्शन ऐसे दे देता लैगिंग और यहाँ पे लीडिंग तो कंफ्यूजन होता है, बट यहाँ पे देखो ये जो नो लोड करंट है जो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 से लैगिंग नेचर का है, इसलिए जो नो लोड पावर फैक्टर होता है वो लैगिंग नेचर का होता है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, लैगिंग लिखेंगे। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, नो लोड पावर फैक्टर एंड कोर लॉस कंपोनेंट आईसी पूछा है, तो आईसी का कंपोनेंट इसके आईसी आई नॉट का जो इधर की तरफ कंपोनेंट आईसी की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, आई नॉट कॉस फाई नॉट होगा, आई नॉट कॉस फाई नॉट होगा। आई नॉट की वैल्यू 2 दे रखी है, कॉस फाई नॉट अपन निकाल चुके हैं 108, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 16 और 2, तो 0.216 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, कोर लॉस करंट। ठीक है, कोर लॉस करंट आपकी 0.216 एम्पियर आ गई, और नो लोड पावर फैक्टर आपका कितना आया, 108 लैगिंग। तो देखो यहाँ पे पावर फैक्टर आपका 108 लैगिंग है और कोर लॉस करंट 0.216 है, तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द कूलिंग इज मोर इकोनॉमिकल फॉर वेरी लार्ज ट्रांसफार्मर ऑफ रेटिंग 100 MVA, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड, ऑयल फोर्स एयर फोर्स्ड, ऑयल फोर्स वाटर फोर्स, ऑयल नेचुरल एंड एयर नेचुरल। तो देखिए इसमें मैंने दो तरह के ट्रांसफार्मर यहाँ पे होते हैं, एक ड्राई टाइप होता है, एक ऑयल इमर्स टाइप। तो जो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर्स होते हैं उसमें हम इंसुलेशन के लिए ऑयल नहीं यूज करते हैं, वहाँ पे इंसुलेशन के लिए आप यूज करते हो नेचुरल एयर या एयर को यूज करते हैं। नेचुरल एयर में मतलब नेचुरली आपके ट्रांसफार्मर में एयर का फ्लो होता है, उसको हम एयर नेचुरल बोलेंगे, और जिसमें फोर्सफुली एयर फ्लो कराया जा रहा है तो उसको एयर फोर्स कूलिंग या एयर ब्लास्ट कूलिंग कहते हैं। तो जो एयर नेचुरल वाला पार्ट होता है उसमें ये जो है आपके स्मॉल ट्रांसफार्मर के में एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, अप टू 3 MB। ये सब एग्जाम में आपके आए हुए क्वेश्चन है, और एयर ब्लास्ट और एयर फोर्स में आपकी 15 MB रेटिंग तक ये वाला मेथड यूज किया जाता है। अब देखो जो ऑयल इमर्स्ड होता है, जिसमें हम देखो ऑयल क्यों यूज करते हैं, फॉर द इंसुलेशन एंड व्हाट, इंसुलेशन के लिए एंड कूलिंग के लिए हम ऑयल यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में। तो उसमें देखो ये 5 तरीके के मेथड है, ओ एन एन ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, ओ एन एफ ऑयल नेचुरल एयर फोर्स, ओ एफ एफ जो है ऑयल फोर्स एयर फोर्स, ओ एन डब्ल्यू एफ है ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स, और फिफ्थ है ओ एफ डब्ल्यू एफ ऑयल फोर्स एंड वाटर फोर्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी रेटिंग किसमें क्या रखते हैं। तो अप टू 30 MVA के लिए ओ एन ए एन यूज किया जाता है, और ओ एन एफ आपका 60 MVA के लिए यूज जाता है। और देखो जो ओ एफ एफ है यूज किया जाता है आपके सब स्टेशन या पावर स्टेशन में, जो दैट मीन्स की जो हायर पावर रेटिंग के ट्रांसफार्मर्स हैं उसमें आप ओ एफ यूज करते हो। और देखो अप टू 100 MVA तक के लिए आप ओ
WF यूज करते हैं, मतलब ऑयल फोर्स एंड वाटर फोर्स। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, दैट इज ऑयल फोर्स एंड वाटर फोर्स अप टू 100 MVA रेटिंग के लिए। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगा। ये आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी रेटिंग कौन से मेथड में आती है। तो ऑयल फोर्स वाटर फोर्स के लिए आपका कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इन ए सिंगल फेज 250/3000 volt 50 Hz transformer if EMF per turn is 8 volt and LV साइड में जो करंट है ILV लिखा है 400 एम्पियर है, डिटरमाइन LV एंड HV साइड टर्न्स एंड पावर रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि जो EMF पर टर्न है E/N की वैल्यू है 8 है। तो देखो किसी भी ट्रांसफार्मर में EMF पर टर्न हमेशा कांस्टेंट होता है। इसको थोड़ा सा मैं एलोबरेट कर देता हूँ, एक मिनट। देखो जैसे कि ट्रांसफार्मर, सपोज करिए ये आपका एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये आपका ट्रांसफार्मर है और मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से प्राइमरी टर्न्स कनेक्ट किए। सपोज करिए यहाँ पे N1 टर्न्स है और यहाँ पे N2 टर्न्स है। तो यहाँ से जैसे ही मैं सप्लाई कनेक्ट करूंगा तो सपोज करिए यहाँ से एक करंट I1 स्टार्ट फ्लो होना चालू हुई, ठीक है, I1। तो इससे आई एमएमएफ क्रिएट होगा N1 इंटू आई वन से। तो इस कोर में क्या होगा, एक फ्लक्स सेटअप होगा φm, ठीक है। और सेम फ्लक्स आपके सेकेंडरी वाइंडिंग से भी लिंक करेगा। मतलब ये जो फ्लक्स सेटअप होता है थ्रू आउट द कोर होता है, ठीक है। तो अब एज पर द फैराडे लॉ ये जो फ्लक्स होता है ये टाइम वेरिंग होता है, दैट इज फाई टी बराबर φm साइन ओमेगा टी, मतलब ये टाइम के साथ चेंज होता है। तो इसके कारण क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग के टर्मिनल पे भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, दैट इज E1T। और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल पे भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, दैट इज E2T। तो जो E1T है, E1T जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, एक तो N1 डी फाई टी बाई डी टी, डी फाई टी बाई डी टी होगा। और सेकेंडरी टर्मिनल पे E2T कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो होगा N2 डी फाई टी बाई डी टी। तो देखो दोनों में कॉमन चीज क्या है, इन इस इक्वेशन में और इस E1 और E2 के इक्वेशन में कॉमन चीज क्या है। देखो दोनों में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है ये दोनों में सेम है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो डी फाई बाई डी टी है ये किसके बराबर है, E1T बाई N1 बराबर यहाँ से भी E2T बाई N2। तो इसका मतलब जो EMF पर टर्न हो गया ये आपका प्राइमरी साइड का EMF पर टर्न है और ये सेकेंडरी साइड का EMF पर टर्न है, और किसके बराबर है, डी फाई बाई डी टी के बराबर है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के लिए चाहे वो प्राइमरी साइड हो चाहे वो सेकेंडरी साइड हो, ईएमएफ पर टर्न हमेशा आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है या सेम होता है। तो ये आपके ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि अब देखो ये ट्रांसफार्मर इसमें कैसा दिया है, ये देखो ट्रांसफार्मर का ये आपका 250 वोल्ट है और ये वाला जो साइड है 3000 वोल्ट है। तो ये आपका LV साइड हो गया और HV साइड हो गया। तो यहाँ पे ये आपके LV टर्न्स होंगे और यहाँ पे HV टर्न्स होंगे। तो यहाँ से अब ये E1/T1 क्या हो गया, ये आपका क्या है, E1 हो गया और ये आपका E2 हो गया। तो यहाँ से यही हम लिख सकते हैं कि E1/N LV EMF पर टर्न ऑन LV साइड ये किसके बराबर है, 8 है। तो आप LV का टर्न्स यहाँ से निकाल लोगे तो NLV कितना हो जाएगा, E1 की वैल्यू 250 है और डिवाइड बाई 8। तो इसको डिवाइड करिए, 8 3 का 24 होगा, एक बचेगा और 8 एकम 8 और 2 बचेगा, 8 दूना 16, 4 बचेगा, 8 पच्चीस 40। तो इसका इंटीजर वैल्यू ले लेंगे, हमेशा जो टर्न्स लेते हैं उसको इंटीजर वैल्यू, तो इसको 32 टर्न्स ले लेंगे, ठीक है, 32 टर्न्स। अब देखो ईएमएफ पर टर्न हमेशा कांस्टेंट होता है, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, E2/NHV बराबर 8 लिखेंगे। तो यहाँ से NHV कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन HV साइड, ये कितना हो जाएगा, E2 की वैल्यू क्या है, 3000, 3000/8 हो जाएगा। तो यहाँ से देख लो, 8 3 का 24, 6 बचेगा, 6 बचेगा तो मतलब 60 हुआ, 8 सत्ते 56 हुआ, 4 बचा, 8 पच्चे 40। तो HV साइड में कितने टर्न्स होंगे, 375, ठीक है। तो 32 और 375 यहाँ पे भी सी में भी दिख रहा है। तो इसका मतलब हमें अभी पावर रेटिंग निकालना होगा। अब देखो कह रहा है कि जो LV साइड है उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, 400 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक है।
तो आपसे क्या पूछ रहा है, रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो पावर रेटिंग क्या हो जाएगा, E1 इंटू I1, ठीक है ना। केवीए रेटिंग निकालना है तो E1 I1 क्या होता है, E2 I2 के बराबर होता है। तो या तो E2 I2 कर लो या तो E1 I1। तो हमको E1 भी पता है और I1 भी पता है, तो हम केवीए रेटिंग नहीं निकालेंगे। तो यहाँ से देखो E1 की वैल्यू 250 है और ये आपका 400 एम्पियर है। ये आपका वोल्ट एम्पियर में हो गया। तो इसको केवीए में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 1000 करना होगा। तो मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। तो 250 गुड़े 400 बटे 1000, ये आपका केवीए में हो गया, ठीक है। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो आपका कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 kVA, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 100 kVA। तो जो पावर रेटिंग होगा आपका 100 kVA आएगा। एलवी टर्न्स आपका 32 आया है और एचवी टर्न्स आपका 375 आया है। तो देखो यहाँ पे 32 आया, 375 पावर रेटिंग 100 आया है, और देखो इसमें ये 10 आया है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। ये तीनों तो दोनों ऑलरेडी गलत है, तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो कह रहा है कि व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द ट्रांसफार्मर। तो अभी मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो फ्लक्स होता है एक साइनोसॉइडल फ्लक्स होता है। फ्लक्स फाई टी बराबर पाई एम साइन ओमेगा टी होता है। तो ईएमएफ इंड्यूस क्या हो जाता है, एन डी फाई टी बाई डी टी, ठीक है। तो देखो यहाँ से एन डी बाई डी टी और फाई टी की वैल्यू क्या है, फाई एम साइन ओमेगा टी। तो जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा एन फाई एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये ई मैक्स है। मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ट्रांसफार्मर के टर्मिनल पे, ये ई मैक्स है। तो यहाँ पे ई मैक्स ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम ईएमएफ कितना है, एन फाई एम ओमेगा, ठीक है। ओमेगा को आप 2 पाई एफ लिख दो। ये ओमेगा मैंने 2 पाई एफ लिख दिया। अब आपसे आरएमएस वैल्यू पूछा है। तो आरएमएस वैल्यू कितनी होती है साइनोसॉइडल सिग्नल के लिए किसी भी, वो होती है ई मैक्स बाई √2, ठीक है। ई मैक्स बाई √2। तो यहाँ से हो जाएगा एन फाई एम 2 पाई एफ बाई √2, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए। तो यहाँ से √2 से ऊपर नीचे गुणा करिए, तो ये देखो नीचे वाला 2 हो जाएगा, तो 2 से ये कटेगा, ठीक है। तो ये आएगा √2 पाई एफ फाई एम एन। तो ये बहुत ही क्या बोलते हैं अपना ईएमएफ इक्वेशन हम लोग ये इन जनरल यूज करते हैं, तो ये सबको याद ही रहता है। इसकी वैल्यू √2 इंटू पाई करोगे तो इसकी वैल्यू 4.44 आती है, पाई एफ एन होती है। आपसे यहाँ पे एवरेज वैल्यू भी पूछता है, ठीक है। अगर आपसे एवरेज वैल्यू पूछ दे तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो इसका आप देख लो ऑप्शन से 4.44 4.44 फाई एम एफ वी। तो इसका देख लो यहाँ पे आपसे क्या पूछा, ईएमएफ पर टर्न पूछा है ना। तो यहाँ से एन को नीचे लाओ, ठीक है। यहाँ से ई आर एम एस बाई एन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4.44 एफ फाई एम होगा। तो 4.44 एफ फाई एम वोल्ट, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर सपोज करिए आपसे एवरेज वैल्यू भी पूछ दे, आया है ऑलरेडी एग्जाम में, उसको भी मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आपका ई मैक्स की वैल्यू कितनी आई थी, ई मैक्स की वैल्यू यहाँ से देखो 4.44, सॉरी ये नहीं था। ई मैक्स आया था एन फाई एम ओमेगा, है ना, एन फाई एम ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 पाई एफ। तो यहाँ से उसको रख देते हैं। तो ई एवरेज कितना हो जाएगा, किसी भी एक साइन साइन सिग्नल है 0 से पाई तक है इसका रेंज, ठीक है। तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है 2। अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू ई मैक्स है तो इसकी एवरेज वैल्यू होती है 2 ई मैक्स बाई पाई, ठीक है। 2 ई मैक्स बाई पाई, तो ये हो जाएगा 2/पाई इंटू ई मैक्स की वैल्यू है एन पाई एम 2 पाई एफ। तो देखो पाई से पाई आपका कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, 2 दूना 4 पाई एम एफ इंटू एन, ठीक है। तो ये एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ हो गया। अगर आपसे एवरेज पर टर्न पूछ रहा है तो ई एवरेज बाई एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पाई एम एफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आप नोट करके रखिए कि जो आपका एवरेज पर टर्न होता है ट्रांसफार्मर का, वो होता है 4 पाई एम एफ, 4 पाई एम एफ
एफ वोल्ट, ठीक है। और आपका आरएमएस पर टन कितना होता है, आरएमएस पर टन कितना होता है, 4.44 एम एफ वोल्ट। तो ये दोनों बातें याद रखिए, आपके एग्जाम में पूछा है। और आपको क्या ध्यान रखना है कि जो किसी भी ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ पर टर्न होता है वो हमेशा सेम होता है या कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब है कि E1/N1 बराबर E2/N2 होता है, ठीक है। ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि आपका ये d5/dt का जो टर्म है दोनों में सेम था, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए वन ट्रांसफार्मर हैज 100 and 1000 टर्न प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी साइड पे जो टर्न्स है वो 400 दिया है, और जो सेकेंडरी साइड पे जो टर्न्स है वो 1000 दे रखा है क्वेश्चन में। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर दिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर इज कनेक्टेड टू 50 हर्ट्ज 500 वोल्ट, डिटरमाइन द सेकेंडरी वोल्टेज। तो सेकेंडरी वोल्टेज कितना होगा, मतलब आपके क्वेश्चन में कैसे दे रखा है कि ये आपका N1 है और ये आपका N2 है, और इस साइड पे प्राइमरी साइड पे 50 हर्ट्ज 500 वोल्ट अप्लाई किया जा रहा है, तो यहाँ पे V2 कितना होगा, ये V1 है। तो अभी मैंने बताया कि ईएमएफ पर टर्न क्या होता है, मतलब V1/N1 बराबर V2/N2। बताया मैंने ईएमएफ पर टर्न हमेशा आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो V1/N1 क्या हो गया, 500/400 बराबर V2/N2। N2 की वैल्यू 1000 है, तो यहाँ से V2 आप निकाल लो, वही आपसे पूछा है। तो देखो, ये दो जीरो से दो जीरो, 5/4 कितना होता है, 1.25 गुड़े 1000। तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1250 वोल्ट आ जाएगी। तो यहाँ से आपके सेकेंडरी वोल्टेज ट्रांसफार्मर का इस पे कितना यहाँ पे आएगा, 1250 वोल्ट आएगा। तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि ब्रीदर इज प्रोवाइडेड इन ए ट्रांसफार्मर टू। तो देखो, ट्रांसफार्मर में जो ब्रीदर होता है वो कंजर्वेटर टैंक के ऊपर कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे ये जो आपका ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर है, ठीक है। ये आपका क्या है, कंजर्वेटर, ठीक है। यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा ये वाला जो पोर्शन है ये कंजर्वेटर है, और यहाँ से एक पाइप ऊपर से कनेक्टेड होती है, और इस वेंट पाइप के थ्रू आपका ये ब्रीदर कनेक्टेड होता है। इसका जूम वर्जन यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो एक्चुअल में ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जैसे जो ये, अगर ऑयल इमर्स टाइप का ट्रांसफार्मर है, मतलब इंसुलेशन और कूलिंग के लिए हमने अगर ऑयल यूज किया है, तो उस समय क्या होता है ना कि जो आपका कंजर्वेटर होता है, मतलब जो ट्रांसफार्मर का टैंक जो होता है, यहाँ से देखो कंजर्वेटर, ये आपका कंजर्वेटर है, कंजर्वेटर के थ्रू कनेक्टेड होता है। और जो कंजर्वेटर होता है एक तरह से रिजर्वायर की तरह काम करता है फॉर द ऑयल। क्यों रिजर्वायर की तरह काम करता है, देखो कंजर्वेटर का लगभग आप कह लो कि 30 to 40% आपका इसका जो एरिया होता है, ये लगभग 50% ही बोल दो, कंजर्वेटर का जो वॉल्यूम होता है फील्ड होता है थ्रू द आयल। बट अब देखो एक्चुअल में ब्रीदर का वर्क कैसे होता है, जैसे आपका ट्रांसफार्मर पे, जैसे ही ट्रांसफार्मर पे आपका लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ने का मतलब है कि करंट आपका बढ़ेगा, तो उस समय I2R लॉसेस बढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा, ट्रांसफार्मर में I2RT होगा, दैट इज हीट आपका बढ़ेगा। जब हीट बढ़ेगा दैट मीन्स आपका जो वाइंडिंग का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। अब ये जो वाइंडिंग है वो ऑयल में है, ठीक है ना, चारों तरफ क्या है, तेल है, ऑयल है। तो उससे क्या होगा कि ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा। जब ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो कंजर्वेटर में ऑयल है इसका लेवल क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, मतलब ऑयल आपकी क्या होगी, एक्सपैंड होगी। तो जब देखो जब इस कंजर्वेटर में ऑयल हाफ फिल्ड था, तो इस ऊपर वाले पोर्शन में क्या रहेगा, एयर रहेगा, इसको बोलेंगे वैक्यूम था, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका लोड बढ़ा तो ऑयल जैसे एक्सपेंड होगी, तो जो आ, अंदर की जो एयर होगी वो बाहर की तरफ आएगी। तो इसको बोलते हैं कि जो जो एयर है वो बाहर आई, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कि जैसे यहाँ पे देखो, हॉट एयर वॉल्यूम इंक्रीजेज, एयर इन टैंक आर पुश्ड आउट। तो जो टैंक के अंदर एयर थी उसको क्या किया, इस ब्रीदर के थ्रू बाहर निकाला, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्रीद आउट करना। ब्रीद आउट मतलब जो ब्रीदर था ट्रांसफार्मर में, जो ऑयल थी उसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। इन सेम वे में जैसे ही आपका लोड घटेगा, घटेगा तो टेम्परेचर कम होगा, और जब टेम्परेचर कम होगा तो ऑयल का लेवल क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे देखो ऑयल का लेवल क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब ऑयल का लेवल नीचे आएगा तो जो
अब ये जो कंजर्वेटर ये एटमॉस्फेयर में है, तो एटमॉस्फेरिक एयर क्या करेगा, ये शक करेगा, मतलब अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रीदर, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्रीद इन। तो ये जो ट्रांसफार्मर का ये जो प्रोसेस है, जैसे लोड बढ़ा तो एयर बाहर आई, और लोड घटा तो एयर अंदर की तरफ आई, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर की ब्रीडिंग। तो यहाँ पे लिखा है कि द ऑयल एक्सपेंड एट हायर लोड एंड air come out of the transformer tank. Similarly, at light load, load contracted air drawn in the transformer. Air अंदर आता है ट्रांसफार्मर. This process is known as breathing of the transformer. अब हमें यहाँ पे क्या समझना है कि देखो, जैसे ही ट्रांसफार्मर ने ब्रीद इन किया, मतलब जब एयर ट्रांसफार्मर के अंदर आएगी, तो उस एयर में क्या होगा कि मॉइस्चर भी होंगे, ठीक है। तो ब्रीदर का काम क्या होता है कि उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेना और ड्राई एयर को ट्रांसफार्मर में भेजना, क्योंकि अगर आपका मॉइस्चर आपके ऑयल के कांटेक्ट में आएगा, तो ऑयल का जो इंसुलेशन लेवल होगा वो डैमेज हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है कि द फंक्शन ऑफ ब्रीदर इज टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर ऑफ द एयर व्हेन इंटरिंग इनटू द ट्रांसफार्मर। तो जैसे ही वो ट्रांसफार्मर के अंदर आपका ब्रीद इन होता है एयर, तो ये ब्रीदर क्या करता है, उसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और केवल आपका ड्राई एयर आपके ट्रांसफार्मर के अंदर जाती है। तो इससे आपका ऑयल का इंसुलेशन लेवल बेटर बना रहता है। अब देखो, इसमें और भी क्वेश्चन क्या आते हैं, ये तो हो गया कि इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका कि एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम एयर इंटरिंग इन द ट्रांसफार्मर, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भी क्वेश्चन क्या आता है कि देखो, जब आपका ट्रांस ब्रीदर जो है ड्राई कंडीशन में है, मतलब जब हम नया नया ब्रीदर ला के लगाए हैं, अब उसमें कोई भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं किया, तो उसका जो कलर होता है, उसका कलर जो होता है ब्लू रंग का होता है, जब वो आपका ड्राई होता है, मतलब एकदम नया जब हमने लाया। लेकिन हम जब उसको यूज करने लगते हैं, तो वो ये इसमें जो सिलिका जेल होती है वो क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ब्रीदर के अंदर क्या होती है, सिलिका जेल होती है, वो क्या करता है, आपके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो उसका जो कलर होता है, जब इसमें नमी आ जाती है, ये डैम करने का मतलब है कि नमी आ जाना, सीला ना आ जाना, तो उस समय इसका जो कलर होता है व्हाइटिश पिंक हो जाता है। तो देखो, पहले ये ब्लूइश था, और जैसे ही नमी आई तो इसका कलर जो हो गया पिंक टाइप का हो गया। तो ये भी कलर पूछ एग्जाम में पूछ देता है कि जब आपका ब्रीदर ड्राई कंडीशन में, तो उसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है, और जैसे ही वो डैम्प होता है, डैम्प होने का मतलब जब उसमें सीलन आ जाती है, तो उसका कलर कैसा होता है, व्हाइटिश पिंक हो जाता है। और इसमें जो आपका मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, वो कौन करता है, सिलिका जेल आपका मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अभी मैं यहीं तक एमसीक्यू रख रहा हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार चैट बॉक्स में जरूर बताइए, और इसका पार्ट 2 आएगा। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, तो मैं पूरा कंप्लीट एमसीक्यू आपके एग्जाम होने से पहले, जो भी AJE लेवल पे एग्जाम है, ये सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो एक बार से जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।